चौपाल में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की किसान चौपाल हम लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, नगीना में, केवीके के अंदर। और आज की किसान चौपाल में आपको बता दूं कि ग्रीन टीवी ये किसान चौपाल यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आरडीए फाउंडेशन, इफको एमसी, सीएनएच इंडस्ट्रियल्स यानी कि न्यू हॉलैंड और सीएट स्पेशलिटी के सहयोग से लगा रहा है। साथ ही हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से हम आज की किसान चौपाल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आयोजित कर रहे हैं। आज की किसान चौपाल में हम बात करेंगे गन्ना फसल प्रबंधन पर, साथ ही बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन पर। इसके अलावा ट्रैक्टर उद्योग में क्या कुछ नई खोज हो रही है उस पर भी आपको जानकारी देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होती है चीज़ कि ट्रैक्टर के टायर का आपको कैसे रखरखाव करना है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं किसान भाई। तो इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम बातों पर विस्तार से आपको ज्ञान देने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको इन विषयों की जानकारी देंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी विशेषज्ञ जो आपको जानकारी देंगे, उस जानकारी के बाद उस विषय से संबंधित एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपको नोटपैड और पेन दिए गए होंगे, उनका उचित इस्तेमाल करें। जानकारी को ध्यानपूर्वक सुने और अपने नोटपैड पर लिखें पेन के साथ। और जब जवाब आपको मालूम हो तो हाथ उठाएं और सवाल का जवाब दें। सही जवाब यदि आप देंगे तो एक इनाम आपको ग्रीन टीवी की तरफ से दिया जाएगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत के साथ जोरदार तालियां एक बार सभी किसान अपने लिए बजा दें। तो कार्यक्रम में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी गिरीश चंद्र सर, डीडीए बिजनौर उत्तर प्रदेश से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी आरएन वर्मा सर, डीएचओ बिजनौर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर शकुंतला गुप्ता मैम। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर के सिंह सर, साइंटिस्ट केवीके नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर शिवांगी मैम, सॉइल साइंटिस्ट केवीके नगीना बिजनौर से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। हरज्ञान सिंह सर हैं एसएमएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर धर्मेंद्र सिंह सर, आरएमएम ऑफ वेस्टर्न यूपी, इफको एमसी से। आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी मोहम्मद जावेद सर, सेल्स एसोसिएट, सीएट स्पेशलिटी से। सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता का, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर नसीर अब्बास सर, सेल्स हेड चौधरी हुंडई बिजनौर से। आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और मैं स्वागत करना चाहूंगी अंश वर्मा सर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर सीएनएच यानी न्यू हॉलैंड से। सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाते हैं और कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं उन तालियों के साथ जो आपकी तरफ से आएंगी। शुरुआत करना चाहूँगी आज के हमारे प्रोग्राम की, जिसमें हम तमाम विषयों पर आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम ट्रैक्टर का ध्यान रखते हैं, अपनी फसलों का ध्यान रखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखते किसका? ट्रैक्टर के टायर का, जिस पर पूरा ट्रैक्टर चलता है, खेत को अच्छा बनाता है, फसल जुताई में हमारे काम आता है। ट्रैक्टर का टायर कैसा होना चाहिए, हवा कितनी होनी चाहिए, कौन से टायर अच्छे होते हैं, कैसी बनावट होनी चाहिए, तमाम जानकारियां आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। हो सकता है अभी तक आपने इन चीज़ों पर ध्यान ना दिया हो, तो आज से इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि आपको टायर का ध्यान कैसे रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इस विषय पर तमाम जानकारियां देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मोहम्मद जावेद सर हैं, सेल्स एसोसिएट, सीएट स्पेशलिटी से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय पर जानकारी दें। किसान भाइयों का और बहनों का मैं मोहम्मद जावेद, सीएट स्पेशलिटी कंपनी से आया हूं। आप सभी को नमस्कार। तो मैं सीएट स्पेशलिटी से आया हूं और मेरठ में कार्यरत हूं। आप लोगों को कुछ अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। क्या कुछ नया कंपनी में चल रहा है, क्या कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है और उस प्रोडक्ट में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट हो सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूँगा। सीएट कंपनी जैसे कि आप जानते हैं 95 ईयर टोटल कंपनी को लगभग हो चुके हैं, लगभग 100 साल होने को है कंपनी को टोटल एक्सपीरियंस। जो कंपनी 100 साल से इस फील्ड में है टायर इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छा प्रोग्रेस इस कंपनी कर रही है। यहाँ पर 5000 टोटल एम्प्लॉयज़ है जो ओवरऑल कंपनी में कार्यरत है। सीएट कंपनी में $1.4 बिलियन यहाँ पर जो है रेवेन्यू है कंपनी का। 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ओवरऑल सीएट कंपनी के, जिसमें से 6 प्लांट अपने इंडिया में है
और एक प्लांट इसका श्रीलंका में है। और उसके बाद में जो है टोटल 130 कंट्री में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है कंपनी का, जो टोटल मिला के 130 प्लस कंट्री जाते हैं। यहाँ पर 3 R&D सेंटर है। R&D सेंटर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जिसमें से अपना एक जर्मनी में है, एक इंडिया में है और एक इजराइल में है, जहाँ पर बैठकर ये अपना R&D होती है, क्या कुछ नहीं उसमें ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन उसका हो सकता है, ये सब रिसर्च होता है अपना R&D सेंटर में। यहाँ पर एक प्राइज़ आता है डेमिंग प्राइज़। डेमिंग प्राइज़ जो कि उन कंपनियों को दिया जाता है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पर ये प्राइज़ उन कंपनियों को मिला है। टायर इंडस्ट्री में सीएट पहली कंपनी है जिनको ये प्राइज़ से नवाजा गया है। उसके बाद एक प्राइज़ हो रहा है 2 ग्लोबल का, ये प्राइज़ है टोटल जो कंपनी में अब तक मिले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल कंपनी है जिस फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे आपका कार टायर हो गया, ट्रक टायर हो गया, एलसीवी हो गया, ट्रैक्टर टायर हो गया, और जो अपना हार्वेस्टर जो अपना जेसीबी वगैरह भी हो सकते हैं, हार्वेस्टर में कंबाइन वगैरह है, ये सब टायर कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर है, टोटल जो मैंने आपको बताया अभी टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है कंपनी के। ये इंडिया और एक इंडिया से बाहर है। इसमें इंडिया जो अपना सीएट स्पेशलिटी है जिसमें बड़े टायर बनते हैं, ट्रैक्टर का हो गया, ओटीआर मतलब जो बड़े टायर आते हैं उसमें वो हो गया, और छोटे टायर जो बाइक वगैरह को ये होती है ये सीएट मेन लाइन है, वो प्लांट अलग से होते हैं। ये कुछ ट्रैक्टर के जो मैंने आपको बताया सीएट स्पेशलिटी जो हमारी कंपनी है स्पेशलिटी में बनाती है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रेलर के टायर है, ट्रैक्टर फ्रंट है, ट्रैक्टर रियर है, और कंबाइन मतलब जो कंबाइन के जो टायर है ये आती है सीएट स्पेशलिटी में, जो जिस कंपनी से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजेस है किसान की जो आते हैं। वैसे तो हर किसी की ज़िंदगी में हर डिपार्टमेंट में चैलेंजेस आते हैं, इसी तरीके से किसान की भी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से चैलेंजेस आते हैं। उनमें से कुछ है जो किसान की ज़िंदगी में जो चैलेंजेस है उसमें से कुछ जो ट्रैक्टर से रिलेटेड है, टायर से रिलेटेड है। तो टायर से रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं तो वो चैलेंजेस उसमें से क्या हो सकते हैं, जैसे फार्म के ट्रैक्टर जब किसान लेता है तो उसमें लेने के टाइम उसको क्या क्या चुनौतियां है जिसका वो सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सॉइल कंपैक्शन हो गया, मतलब मिट्टी से रिलेटेड हो गया, लैक ऑफ ट्रैक्शन, जब ट्रैक्टर चलता है तो उसका कितना ट्रैक्शन नीचे ज़मीन पर वो मिल के चलता है। जैसा आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं कि किसी भी ट्रैक्टर में या किसी भी वाहन पर जब बैठते हैं ना तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं, वो बता देते हैं कि कंफर्ट है या नहीं है। ऐसी ट्रैक्टर में कुछ लोग हैं, मैंने देखा है कि जैसे हमारे एरिया में, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ और हमारा ये सारा बिजनौर इधर एरिया जो है लक्कड़ वगैरह में काफ़ी ट्रैक्टर यहाँ पर चलते हैं। तो मैं कुछ लोगों से जब मिला हूँ तो उन लोगों को उनसे बात करके जब मैंने देखा है तो क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं उन लोगों से जो बैठकर सिर्फ जो है उन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो ट्रैक्टर दिन रात चला रहे हैं वो उनसे बहुत सारी नॉलेज हमें लोगों को भी मिलती है। उनका क्या है बताना कि वो ट्रैक्टर के टायर जो है जैसे नए डलते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो बैठकर तुरंत बता दे कि इस टायर में कंफर्ट है या नहीं है। जैसे बीकेटी का या उसका दूसरे जो भी कंपटीटर है अलग अलग है, उसमें बता देते हो कि भाई इस टायर में ये प्रॉब्लम है, इस टायर में ये है, ये कंफर्ट है, ये नहीं है, इसमें चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजेस है जो किसान को फेस करने पड़ते हैं, जैसे पंक्चर डैमेज ना हो, इसका थोड़ा सा चैलेंजेस आता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग चैलेंज हो सकते हैं। जैसे ट्रेड डिज़ाइन किस तरह का है, बहुत सारे ट्रेड इस तरह के डिज़ाइन किए हुए हैं कि वो अपर्याप्त है, उनका जो है मतलब कुछ यूजलेस है, और उस तरीके से डिज़ाइन किया गया उनको कि उनका कुछ यूज ही नहीं होता और वो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं हमारी जो है फसलों को भी। उसके बाद आजकल जो है ट्रैक्टर टायर में भी कुछ जैसे और भी इंडस्ट्री में और भी प्रोडक्ट में नकली चीज़ें घुस गई है, तो इस तरीके से नकली चीज़ें टायर इंडस्ट्री में घुस गई है। तो वहाँ पर चैलेंज होता है किसान के लिए किस तरीके से उसको फाइंड आउट करे, किस तरीके से उसको चेक करे। कुछ लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है, टायर इंडस्ट्री के बारे में हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती, खासकर किसानों को, कि वो हर किसी को टायर इंडस्ट्री की उसकी नॉलेज नहीं हो पाती कि इसको किस तरीके से जो है टायर को हमें लेना है, किस तरीके से उसको
चेंज करना है। इन सभी चुनौतियों का सीएट कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है वर्धन। वर्धन टायर एक लगभग 2-3 साल से इंडस्ट्री में है और आपके जो एरिया है नगीना, यहाँ पर बहुत सारे किसान लोग हैं जो उसका यूज़ कर चुके हैं और बहुत सारा इसका जो है फीडबैक हमें अच्छा मिला है। अच्छा, दूसरी चुनौती आती है कि ढुलाई और खेती, ये 2 तरह की चीज़ें होती है जब किसान टायर लेता है कि एक तो होता है कि स्पेशल उसको ढुलाई करनी है, एक होता है स्पेशल उसको सिर्फ खेती में यूज़ करना है। तो इस चीज़ों को लेकर भी ये टायर जो है, जो वर्धन टायर है, ये एक तरह से आपके लिए ऑलराउंडर साबित हो सकता है। हमारी ताकत पे ना जाओ, वर्धन टायर की ताकत को अपनाओ, क्योंकि इसके चौड़े पहियों पर बनी गहरी गुड्डी देती है सबसे मजबूत पकड़। इस कारण टायर फिसलता नहीं और बढ़े आपकी अकड़। टायर बदलने की चिंता से मुक्ति, साथ में 7 साल की वारंटी। इसीलिए वर्धन की ताकत है किसानों की जान, मजबूत पकड़ और लंबी उम्र का वर्धन को है वरदान। ये जो भी प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पर उसमें प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, ये सीएट स्पेशलिटी का एक वर्धन नाम से टायर है। 14/9/28 भी है, इसमें अलग अलग तरीके के हैं। अब इस टायर के फीचर क्या है, क्या विशेषता है इस टायर की, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो उसमें इसकी जो है ना गुड्डी आपको दूसरे टायरों की अपेक्षा गहरी मिलेगी। इसकी गुड्डी गहरी है और गहरी गुड्डी होगी तो सिंपल है कि लॉन्ग लाइफ होगा, मतलब वो थोड़ा लंबा चलेगा। बेहतर कृषक और नियंत्रण, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि कुछ किसान ऐसे होते हैं कि ट्रैक्टर पे जैसे वो बैठते हैं और थोड़ा चलते हैं, वो बता देते हैं कि कितना कंफर्ट है, पूरा कंट्रोल में है या नहीं है। इस टायर में थोड़ा सा जो है इस तरह की तकनीक का यूज़ किया गया है जो बेहतर कृषक नियंत्रण करता है। खेती और ढुलाई कार्य, जैसे मैं आपको बताया, खेती का टायर अलग और फिर ढुलाई का अलग, थोड़ा कन्फ्यूजन ये चीज़ होती है। लेकिन ये जो वर्धन टायर है यह आपके लिए दोनों तरीके का काम कर सकता है। बेहतर माइलेज है, क्योंकि बेहतर उसको रोड पर जो है जमकर चलेगा तो माइलेज ऑटोमेटिक जो है उसका बेहतर होगा। मिट्टी को फंसने न दे, उसको डिजाइन इसका ट्रेड इस तरीके से किया गया है कि मिट्टी जो है इसमें फंसती नहीं है। बहुत कम चांस है मिट्टी फंसने का, अगर फंसेगी तो वो ऑटोमेटिक जो है साइड से निकल जाएगी। उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। मिट्टी संघनन और टायर फिसलने न दे, वही है इसका डिजाइन। इसको ट्रेड जो है इसका इस तरीके से डिजाइन किया गया है तो इसमें चीज़ें नहीं होती। उसके बाद इसका ट्रेड जो है बहुत चौड़ा है और अगर आप दूसरे टायरों की अपेक्षा उसको बराबर में खड़ा करके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये शायद 15 का टायर है, लेकिन ये 14 में इसको ट्रेड इसका चौड़ा किया गया है। इसके अधिक भार उठाने की इसमें क्षमता है और ये अपने आकार से जो है अधिक ज़्यादा दिखता है। मतलब जो मैंने आपको बताया, अगर आप किसी टायर की कॉम्पिटिटर के साथ में खड़ा करोगे तो आपको लगेगा कि ये 14 का टायर है ही नहीं। तो इसको जो है एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। पंचर प्रतिरोध, मतलब ये होता है कि इसके अंदर लग डिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, उसको पंचर प्रोटेक्ट बोलते हैं। इसमें ऐसा तो नहीं है कि पंचर नहीं होगा, लेकिन पंचर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें इस तरीके से पंचर प्रोटेक्शन लगाए गए हैं। साइड वाल बहुत मजबूत है, जो वजन अच्छा खासा उठा सकता है, क्योंकि साइड वाल मजबूत होगा तभी आप इसको ट्रैक्टर से जो है वजन अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। इसमें 2 तरीके से जो वर्धन हमारी सीरीज है, इसमें फ्रंट में 616 आता है और 750-16, ये 2 टायर फ्रंट में आते हैं। और हमारी जो रेंज है रियर में, मतलब पिछले टायर में, वो है 12/4/28, 13/6/28, 14/9/28 और 16/9/28। ये रेंज है जो वर्धन टायर में सीएट ने निकाली है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यहाँ पे आती है कि उसकी वारंटी कितनी है। देखिए, इसमें जो है ना 7 साल की वारंटी रखी है कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की। अगर 7 साल तक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, जैसे टायर फूल गया या चटक गया, तो 7 साल तक कंपनी उसको बदल कर देगी। उसमें जो उसकी घिसाई होगी उस टाइम पर उसका आपको चार्ज देना होगा और उसके बाद आपका टायर चेंज हो जाएगा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर आता है। लेकिन साथ में कंपनी ने एक 3 साल की स्पेशल वारंटी रखी है। स्पेशल वारंटी क्या है? मान लीजिए आपने नया टायर ख़रीदा और आपके खेत में कोई भी लोहा एंगल वगैरह जो है कुछ भी लग के टायर बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब इस तरीके से लग गया कि टायर चलने की कंडीशन में ही नहीं है, तो कंपनी ने उसके लिए 3 साल की स्पेशल वारंटी रखी है। लेकिन उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए
कि टायर जो है 50% से कम घिसा हो और 3 साल के अंदर हो, तो कंपनी उसको रिप्लेस करके दे देगी। अगर स्पेशल वारंटी में वो चीज़ आती है, मतलब टायर इस तरीके से कट गया, इस तरीके से फट गया चलते हुए खेत में कि अब चलने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है, तो जो है कंपनी उसको चेंज करके देगी। ये कंपनी ने 3 साल की स्पेशल वारंटी जो है इस प्रोडक्ट में रखी है। उसके बाद आयुष्मान ये रेंज है, अलग अलग है, 18,430 में आता है। कंबाइन वगैरह जो अधिकतर पंजाब वगैरह में सब, तो हमारे इधर भी यूज होने लगा है। 18,430 में कंबाइन का टायर आता है। तो हमारी जो है कुछ OEM वगैरह भी जो अटैच है, जो अच्छे सारे क्लाइंट है, अच्छी खासी मात्रा में जो है जुड़ी हुई है कंपनी से, और अच्छी खासी क्वांटिटी में C8 स्पेशलिस्ट में जो है वो माल अपना लेती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं टायर इंडस्ट्री के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन आपको देना चाहता था। थैंक यू, आज के लिए इतनी। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मेरा सवाल है, अभी मैंने बताया आपको कि कंपनी जो है स्पेशल वारंटी देती है, तो बताइए कि स्पेशल वारंटी कितने साल की है और इसकी क्या कंडीशन है? मेरा नाम सरस्वती है, मैं गांव साबू वाले की रहने वाली हूँ। ठीक है सर, इसमें 3 साल की वारंटी है और इसमें कंडीशन है 50%, मतलब टायर घिसा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, आ जाइए आप स्टेज पर, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। और यदि आप C8 का टोल फ्री नंबर नोट करना चाहते हैं तो C8 का टोल फ्री नंबर है 1800-221213। और अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी अभी लेना चाहते हैं तो पीछे C8 का स्टॉल लगाया, आप वहाँ पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी एक ऐसे विषय के प्रति जानकारी देने के लिए, इसको भी हम नज़रअंदाज करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो अपनी सेहत की जांच कराते हैं, खून की जांच कराते हैं, टेस्ट कराते हैं जब डॉक्टर लिखता है। लेकिन जिस खेत से हम फसलें लेते हैं, अक्सर उसकी मिट्टी की जांच को हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमें उसकी जांच पहले करानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ है तो स्वस्थ फसल देगी, और स्वस्थ फसल मिलेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और फिर शायद हमें अपने शरीर की जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर शिवांगी मैम हैं, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं KVK नगीना बिजनौर से। मैम प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को बताएं कि मिट्टी की जांच का, सॉइल टेस्टिंग का क्या महत्व है उर्वरकों और खाद के प्रबंधन का फसलों के लिए। मैं डॉक्टर शिवांगी, कृषि विज्ञान केंद्र से। आज हम बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे बात करते हैं, जो कि अब खेत और आपकी उपज के साथ साथ देश के भविष्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। वो है हमारा मृदा स्वास्थ्य। अगर मृदा स्वास्थ्य पे अब नहीं ध्यान दिया गया, सरकार की पहल कुछ साल पहले से चल रही है, आपकी जांचें कराई गई, आपको शिकायत है कि उसकी कभी किसी को भी सही नहीं आई, पर एक ये पहलू आया कि आप जागरूक हुए कि मुझे जांच करानी है। जब आप कहीं जाते हैं तो पता करते हैं कि क्या वहाँ जांच हो रही है, कहाँ होगी, इस चीज़ को आपको जागरूक कराया, और आज आप इस पे कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कुछ चीज़ों से गवर्न होता है, कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उसके लिए उन पे बिंदु पहले उन पे बात करके तब हम उसकी जांच पे आते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके मृदा स्वास्थ्य को सीधे तरीके से प्रभावित करती हैं, वो है आपका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट, वो आप जो फसल चक्र अपना रहे हैं, वो किस तरह की फसल ले रहे हैं, वो उनमें विविधता, ये सारी चीज़ें। कोई भी आप उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी इनपुट आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रासायनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसके कुछ नियम हैं, 4 सिद्धांत हैं। सही जगह पे, सही स्थान पे, सही तरीके से, सही समय पे। अगर आप इन चारों चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने किसी भी इनपुट को इस्तेमाल करते हुए, तो भैया किसानी को लाभकारी बढ़िया बनाने का प्रयास खाली एक तरफा हो रहा है। आप भी कर रहे हैं लेकिन वो व्यर्थ है वो प्रयास। उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप सही समय पे इस्तेमाल करें। मैं वापस से बता रही हूँ, सही जगह पे इस्तेमाल करें, सही समय पे इस्तेमाल करें और सही चीज़ का इस्तेमाल करें। आप एक चीज़ और, उर्वरक
अगर जो ये आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात कर लें, आप पोषक तत्व प्रबंधन की बात कर लें, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, बीमारी आए या कोई भी आप दवा इस्तेमाल करें तो उसके साथ खाद का इस्तेमाल ना करें। आप चीज़ों को और बढ़ा दे रहे हैं। आप दवाएं लगाते हैं लेकिन उसके साथ यूरिया लगा देते हैं। जब आप उसके साथ यूरिया लगा देंगे तो यूरिया जो होता है वो आपके पौधे को मुलायम करता है, उसमें पानी रुकने की क्षमता बढ़ती है। तो आपकी दवा उस समय तो पहुंच गई, फिर लेकिन बाद में जो आप ये बोलते हैं कि भाई 15 दिन हफ्ता भर आराम था, वापस से आ गई बीमारी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप बीमार हैं, आपको हम पैरासीटामोल के साथ विटामिन की टैबलेट नहीं दे सकते। पहले आप सही हो जाइए, तब विटामिन खाइएगा, तब घी खाइएगा, तब काजू खाइएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक पैरासीटामोल के साथ काजू का पेस्ट, तरह तरह के घोल, प्रोटीनेक्स और जो भी चीज़ें, मतलब XYZ आप जो भी अच्छा समझते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए वो ले रहे हैं। तो कृपा करके इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि दो चीज़ें आपस में ना मिलाएं। उर्वरक सही इस्तेमाल करें, सही समय पे इस्तेमाल करें। यूरिया बहुत ही खतरनाक है अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा है, उपज के लिए अच्छा है, अगर हम इतनी पॉपुलेशन खाना नहीं खा पाएगी, ठीक है, लेकिन सही इस्तेमाल ठीक है, सही डोज ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए उर्वरक इस्तेमाल करने से पहले। दूसरी चीज़, मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच आपकी सही तभी हो पाएगी जब आप नमूने सही से लेंगे। नमूने शिद्दत से लेके आएंगे तो जहाँ भी अभी आप जांच करा रहे होंगे वहाँ पे अच्छे से हो पाएगी। अब नमूने लेने का, इसी बात पे बहुत सारे किसान भाई होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, जल्दी में नमूने हमारे पास आए हैं या हमें सुनने में भी आता है, वो सही तरीके से नमूने नहीं लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट पे कंप्लेन कर रहे हैं। तो हम अपने साइड से, जो हमारा साइड है, हमारा आपका एक ही वो है कि सही नमूने कैसे लिए जाएं। सही नमूने लेने के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि आप ऊपर जब कोई भी जगह का नमूना, पहले तो खेत का, वो अगर आपका खेत बहुत बड़ा है तो लगभग किनारे से 2-3 आप मीटर की जगह छोड़ें। अगर आपके छोटे छोटे भाग में खेत हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक तरीके का हो। ऐसा नहीं कि दूर के खेतों की मिट्टी आप मिला दे रहे हैं अपने। एक तरीके के समान खेत हों, उनकी मिट्टी कैसे लेनी है, अगर ऊपर कोई अवशेष हैं उनको हटा के आप मिट्टी को लगभग 15 सेंटीमीटर नीचे खुरपी, कुदाल, जिसकी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हों, अंग्रेजी के V आकार का गड्ढा खोदें। V आकार का 15 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदें। उसके बाद उसकी एक साइड से 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की मिट्टी धीरे से निकाल लें। जब उसको निकाल लेंगे उसके बाद ऐसे अपने खेत को ऐसे जिग-जैग रैंडम तरीके से लें। ये नहीं कि यहाँ लिए फिर थोड़े दूर लिए, फिर या 1-2 जगह से लेके आप नमूना ले आ रहे हैं। नमूने को कई भाग में लें, उसको इकट्ठा करें। ये ध्यान रखें आप किसी तसले में, किसी कट्टे में रखते समय ये ध्यान रखें उसमें उससे पहले कोई उर्वरक, खाद, बीज, खाद, कोई दवाई ये ना हो। पता चला खाद के भी कट्टे में लोग ले आते हैं मिट्टी का नमूना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मिट्टी के नमूने को कई जगह से इकट्ठा करिए, उसको मिलाइए अच्छे से, कई जगह का नमूना, उसको 4 भाग में बांट दीजिए, 2 भाग को अलग कर दीजिए। ये काम आप मिलाते मिलाते तब तक करिए जब तक वो आधा किलो के आसपास मिट्टी ना बचे। जब आधा किलो मिट्टी आपके पास बचेगी तब ध्यान रखिए कि उसमें फसल अवशेष, बजरी, कंकड़, ये सारी चीज़ें हटा के मिट्टी की पतली परत बना के उसको सूखने दीजिए। डायरेक्ट धूप में, ओवन में, गैस पे, इन चीज़ों से मिट्टी नहीं सूखेगी। मिट्टी छाँव में अपनी प्रक्रिया से सूखेगी। सूखने के बाद उसे पतला, खूब बढ़िया महीन कर दीजिए। कोई बेलन की चीज़ हो उस पर चला के महीन करके आधा किलो मिट्टी आप जहाँ भी अपने जांच के लिए दे रहे हैं उस पर सही जानकारी लिख के, बिना जानकारी की भी मिट्टियाँ आती हैं कि मिट्टी आ गई, उस पर यही नहीं लिखा है किस खेत की है, किस खेत संख्या क्या है, उससे पहले क्या बोया गया, क्या इस्तेमाल किया गया, आगे आप क्या बोने का सोच रहे हैं, तभी परामर्श होगा ना कि आप क्या कमी है, आगे क्या डालें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर नमूना सही तो जांच सही, जांच सही तो बीमारी का सही पता लगेगा, सही इलाज होगा, बेमतलब के किसान के पैसे भी खर्चा नहीं होंगे। तो इन कुछ चीज़ों का
आपसे निवेदन है कि अपनी मिट्टी जांच के लिए ध्यान रखें। यहीं मैं बात को छोटा करती हूँ इस गर्मी को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमूना लेने के लिए किस गहराई का, कितनी गहराई का गड्ढा खोदना है और किस आकार का? 15 सेंटीमीटर की आकार का। सर्वेश कुमार बघाला बीटी सदस्य। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ और विषयों की जानकारी जुटाते हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अपने एक और मेहमान जो आपको जानकारी देंगे। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो आपको उस फसल को कैसे सुरक्षित रखना है कीटों से, रोगों से, क्या कुछ रसायन आपको किस विधि से कितनी मात्रा में देने हैं, क्योंकि भूख से ज़्यादा खिलाना भी कई बार हानिकारक होता है और भूख से कम खिलाना कुपोषित कर देता है। तो इस विषय की जानकारी आपको देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी मिस्टर धर्मेंद्र सिंह सर हैं, आरएमएम ऑफ वेस्टर्न यूपी इफको एमसी से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं। आदरणीय मंच को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित किसान और मातृशक्ति को मेरा शत शत प्रणाम। यहाँ आज इस कार्यक्रम में मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इफको एमसी की ओर से। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं प्रयास करूंगा फसल सुरक्षा से संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध करा पाऊं। भारत के सभी किसानों के हित में वर्षों से इफको फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु फर्टिलाइजर्स देती रही है। अब फसल सुरक्षा के लिए इफको जापान की प्रसिद्ध कंपनी मित्सुबिशी कॉरपोरेशन से मिलकर इफको एमसी के नाम से किसानों को सही गुणवत्ता एवं सही दाम में कीटनाशक देने के उद्देश्य से आपके बीच आई है। इन सुंडियों ने तो फसल का सत्यानाश ही कर दिया भाई। अच्छी फसल का सपना तो अब सपना ही रह गया। भाई धुलीचंद, तुम्हारी फसल तो बड़ी शानदार हुई। ऐसा क्या जादू चलाया तुमने अपनी फसलों पर? अरे हेतराम, इस सुंडी का नियंत्रण बड़ा ही आसान है। इगाव से, जो फसलों को पूरी सुरक्षा देता है। इगाव? ये इगाव क्या है? वो कैसे इन जिद्दी सुंडियों पर लगाम लगाएगा? भाई इसके बारे में ज्यादा तो इफको एमसी एक्सपर्ट ही बताएंगे। हेतराम जी, ये देखिए, जब आपकी फसल को सुंडियां नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तब उनके नियंत्रण के लिए सबसे सही है इफको एमसी का इगाव, एक नई श्रेणी का कीटनाशक जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवरमेक्टिन से बनाया जाता है। जब ये खाने के रूप में सुंडियों के पेट में जाता है तो तुरंत असर दिखाता है और सुंडियां पत्ते खाना बंद कर देती हैं। धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सुंडियों को लकवा मार जाता है। इस तरह ये सुंडियां काली पड़कर 2-4 दिन में मर जाती हैं। और हाँ, एक बात और, इगाओ हर प्रकार की सुंडियों का सभी अवस्थाओं में नियंत्रण करता है। एक्सपर्ट साहब, इसके छिड़काव और सावधानियों के बारे में भी तो कुछ बताइए। सुंडियों पर नियंत्रण के लिए 1 एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम इगाओ का छिड़काव करें। क्या आपको पता है कि इगाओ की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये मित्र कीटों पर बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। वह हमारे और पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि छिड़काव करने से पहले इसके साथ दिए गए लेबल व पत्रिका को अवश्य पढ़ें। सभी कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सेफ्टी किट, सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, एप्रन और ग्लव्स पहनकर ही करें। छिड़काव में सावधानी रखें और इस्तेमाल करने के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें। और एक खास बात जो बताना मैं भूल ही गया, वो है इफको एमसी का पूरे देश में सही दवा सही दाम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हर उत्पाद बेहतर गुणवत्ता में एक निश्चित दाम में उपलब्ध होता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही दाम के साथ साथ इफको एमसी उत्पाद की खरीद पर मुफ्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है। पर ये इगाव मिलेगा कहाँ से? हेतराम भाई, इफको एमसी के सभी उत्पाद इफको कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर सर्विस सेंटर्स, IFFDC से प्राप्त कर सकते हैं। इन उत्पादों को आप www.ifcobazaar.in से भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मंगा सकते हैं। हर तरीके से अति उत्तम है इफको एमसी। इगाओ, सुंडियों का संहार।
फसलों और पर्यावरण से प्यार। इफ़को एक ऐसी संस्था है, मुझे नहीं लगता यहाँ किसी किसान को इसका परिचय देना पड़ेगा। लगभग समस्त किसान बंधु यहाँ लगभग जानते होंगे इफ़को को। और बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं, क्योंकि फसल सुरक्षा और गन्ने की बात करने जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक बार यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों से पहले एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ ऐसे किसान उपलब्ध हैं जिन्होंने कभी शिरासागी का प्रयोग किया हुआ है? तमाम किसान यहाँ उपलब्ध हैं, मुझे खुशी है इस बात की, और मुझे लगता है संतोषजनक आपको रिजल्ट भी मिले होंगे। तो एक शुरुआत है, जस्ट इंट्रोडक्शन इसलिए दिया मैंने कि हम एक फसल सुरक्षा संबंधित बात करने जा रहे हैं और इसके आगे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे। साथियों, गन्ने के अगर बारे में बात करेंगे तो भारत में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे अधिक गन्ने की फसल उगाई जाती है, और पूरे भारत में 36% जो गन्ने का उत्पादन होता है वो अकेले उत्तर प्रदेश देता है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश के हम बिजनौर ज़िले से हैं, जिस बिजनौर ज़िले का 80% से ज़्यादा क्षेत्र गन्ने के उत्पादन के लिए प्रयोग होता है। ये खुशी की बात है हमारे लिए। गन्ने की अगर हम बात कर लें पूरी फसल में, तो पूरी फसल में गन्ने का जो जमाव है वो बुआई के बाद 60 दिन तक जमाव को आंका जाता है। लगभग जमाव होता है। 60 से 130 दिन तक टिलरिंग होती है, जो गन्ने में कल्ले निकलते हैं। तो वो टिलरिंग जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, गन्ने में पूरे साल टिलरिंग होती है, लेकिन जो 60 से 130 दिन के बीच में जो गन्ने के कल्ले निकलते हैं, उन्हीं में गन्ना पूरा बनता है और उत्पादन अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके बाद बात करें तो 103 से 250 दिन तक गन्ने की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, बढ़वार होती है, जो चौमासे में गन्ना आप बढ़ते देखते हो। और उसके बाद 250 दिन से लेके 360 दिन तक ये गन्ने की वैरायटी टू वैरायटी मैच्योरिटी स्टेज है कि ये गन्ना तैयार हो जाता है। आप मिल को, आप क्रेशर को कहीं भी सप्लाई कर सकते हो। इसमें अलग अलग स्टेजेस पे यहाँ, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी आपको, मैंने प्रयास किया था अलग अलग स्टेजेस पे कौन कौन से उत्पादों का प्रयोग किन किन समस्याओं, बीमारियों और कीटों को रोक करने के लिए यहाँ करते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड हैं। अलग अलग कीट, अलग अलग बीमारियाँ कहाँ आती हैं। गन्ने में बात करें किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मैंने एक स्टेज बताई थी 60 दिन से 120 दिन तक गन्ने की जो स्टेज होती है, यदि इस दौरान गन्ने के खेत में खरपतवार रहते हैं तो अच्छे टिलरिंग नहीं हो सकती। एक थाली में से कितने लोग खाना खा सकते हैं? तो गन्ना जिसको हम भोजन देते हैं, साथ साथ में जो खरपतवार उसके थाली में से खाना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गन्ने की बढ़वार में, गन्ने के टिलरिंग में बहुत बड़ा कंसर्न रेज करते हैं। इसमें कई तरह के खरपतवार नाशक हमारे बीच उपलब्ध हैं, हम उपलब्ध कराते हैं किसानों को। बहुत सामान्य तौर पे जो कम खर्चे में जो किसान उपलब्ध करते हैं, एक उत्पाद आता है हमारा तानोशी मेट्रीब्यूजन, 100 से 150 ग्राम तक प्रति एकड़ इसका प्रयोग होता है। अगर नमी कम है तो 100 ग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त है। साथ साथ में अगर एट्राजिन, अटारी के नाम से जो आता है, वो 500 ग्राम प्रति एकड़, दोनों को मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाया जाए और स्प्रे कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे गन्ने में उगे हुए खरपतवार, ज़्यादातर खरपतवार मर जाते हैं और एक आध महीने तक नहीं आते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक नियंत्रण मिलता है। साथ ही साथ एक यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं डाला हुआ है, यूटोरी के नाम से एक खरपतवार नाशक हमारा है। यूटोरी 1 एकड़ का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन लगभग सब तरह के खरपतवार उससे कंट्रोल हो जाते हैं। यूटोरी का प्रयोग आप कर सकते हैं निश्चित तौर पे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खरपतवार मुक्त अगर गन्ना होगा तो निश्चित तौर पे टिलरिंग ज़्यादा होगी और पैदावार ज़्यादा होगी। तो ये मान के चलिए पूरा गन्ने का डिपार्टमेंट जो है, जितनी भी शुगर मिल्स हैं, ये सब का उद्देश्य क्या है? आपका गन्ना खरीदना ना, ये तो एक सपोर्ट है उनके लिए, आपसे उत्पादन करवाते हैं ताकि आपकी भी इनकम बढ़े। उनका उद्देश्य है चीनी पैदा करना। और जिस गन्ने में रेड रॉट का असर हो गया, वो गन्ना हो सकता है 8 किलो का होगा, लेकिन उसमें चीनी 1 ग्राम भी नहीं निकलती। चीनी मिल का क्या फ़ायदा? आप समझ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं खेती करना। तो रेड रॉट से निजात पाना निश्चित तौर पे आवश्यक है और आपको इसको लगातार कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वैरायटीज 0238 बहुत अच्छी वैरायटी है, एक क्रांतिकारी वैरायटी है जिसने इतनी लंबी रिकवरी दी है, इतना ज़्यादा उत्पादन दिया है, ऐसी कोई वैरायटी और थी नहीं अब तक।
अंततः हमें वो वैरायटी छोड़नी पड़ रही है। सिचुएशन वो आ गई, कारण एकमात्र ये बीमारी जो उस वैरायटी को पूरी तरह से खाके ख़त्म करती जा रही है। तो साथियों, अगर रेड रॉट से बचना चाहते हैं तो बीज उपचार बहुत आवश्यक है। बीज उपचार यदि अच्छे से आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे जो बीज में अगर गलती से किसी पोरी में रेड रॉट से इन्फेक्टेड गन्ना आ जाता है तो वो उस पर्टिकुलर पोरी में ही सीमित होकर रह जाएगा, वो फैलेगा नहीं। इसलिए बीज उपचार आवश्यक है। तो बीज उपचार के लिए समाधान के तौर पे मैं कहूँगा यहाँ यामाटो के नाम से कार्बेंडाजिम है। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में घोल बना के आधे घंटे के लिए गन्ने की पोरियाँ उसमें डुबाएं और उसके बाद उसको बुआई कर दें। मैं बात करूँगा इससे एक कदम और आगे की चीज़ है जो मोयाशी के नाम से है, थायोफेनेट मिथाइल है। ये अब तक का सबसे बेहतरीन बीज उपचार के लिए सबसे बेहतर उत्पाद है। हम इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा अच्छी सफलताएं मिलेंगी, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें 1 ग्राम मोयाशी को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आधे घंटे तक अगर पोरी को डुबा कर रखते हैं हम और उसके बाद पोरी के गन्ने की खेत में बुआई करवा देते हैं, बिजाई करवा देते हैं तो निश्चित तौर पे बीज काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाता है। तो मोयाशी और यामाटो ये दोनों उत्पाद इसके लिए हैं। एक और बीमारी इसमें उपलब्ध होती है जो काफ़ी हद तक लगभग हर क्षेत्र में है, पुक्का बोइंग, जिसमें ऊपर गोला ऐंठता है, काला काला उसे होकर सूखने लग जाता है। बहुत हल्की सी बीमारी है लेकिन फंजीसाइड का स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने मोयाशी और यामाटो की बात करी थी, ये दोनों ही फंजीसाइड इस पर काम करते हैं। इसके अलावा कई और फंजीसाइड हमारे पास उपलब्ध हैं जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वो भी कर सकता है, हमारे पास गोजारू के नाम से आता है, तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक तो मैंने बताया बीज उपचार गन्ने से रेड रॉट से बचाने के लिए। दूसरा, रेड रॉट डेवलप होने का सही समय होता है मई के लास्ट वीक में। अगर देखोगे आप तो छोटे छोटे सिम्टम्स शुरुआत में दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर उस समय कहीं भी आपको कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो मोयाशी को आधा किलो प्रति एकड़ 350 से 400 लीटर पानी में घोल बना के नोजल खोल के ड्रेंच कर दीजिए। ड्रेंचिंग से क्या होगा, गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर के जो ट्रायल हैं मैं उनके बेसिस पे आपसे ये बात कह रहा हूँ। ड्रेंचिंग यदि आप कर देते हैं तो जिस गन्ने की पोरी में, जिस गन्ने में वो बीमारी है वो उसी गन्ने में सीमित रह जाएगी, वो दूसरे गन्ने में मूव नहीं करेगी। मतलब 10 मूड में से किसी एक मूड में अगर वो बीमारी है तो वो उसी में सीमित रह जाएगी, वो अगले को मूव नहीं करेगी। तो ये मैं उस आधार पे कह रहा हूँ, गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में जैसा कि इन्होंने ट्रायल किए हुए हैं उसके आधार पे मैं यह बात आपसे कह रहा हूँ और इसके अच्छे परिणाम आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे। यदि उस समय मोयाशी का प्रयोग हम ड्रेंचिंग में करते हैं तो कहीं ना कहीं पुक्का बोइंग से भी निजात अपने आप ही मिलती है। मोयाशी एक ऐसा उत्पाद है जो किसी भी फसल में जड़ से ऊपर तक, और ऊपर अगर स्प्रे होता है तो ऊपर से नीचे तक दोनों तरफ मूव कर सकता है। इसलिए ये एडवांस है, इसलिए इसकी सिफारिश बार बार कर रहा हूँ। बीज उपचार में भी प्रयोग करिए और कहीं ना कहीं अगर लगता है और आवश्यकता है तो मई के लास्ट हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में मोयाशी का प्रयोग गन्ने में ड्रेंच के तौर पे करिए, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आगे कहीं ना कहीं इससे सुरक्षा मिलेगी। देखिए, जो मेरा मानना, बीमारियों में 2 मुख्य बीमारियों के बारे में चर्चा कर ली। कीटों के बारे में बात करें तो गन्ने में कई तरह के कीट आते हैं, लेकिन अर्ली शूट बोरर और टॉप बोरर बहुत गंभीर कीट है। इसके अलावा 2 कीट और हैं जो सफ़ेद गिंडार, मेरे ख्याल से आपके क्षेत्र में बतेरी होती है, सफ़ेद गिंडार और दीमक। ये 4 कीटों का अगर प्रबंधन हो जाता है तो बाकी लगभग कीटों से निजात आसानी से मिल जाती है और समस्याएं ज़्यादा नहीं आती हैं। तो अर्ली शूट बोरर के बारे में बात करता हूँ। पहले मैं इसका समस्या और समाधान के बारे में बात करता हूँ। अर्ली शूट बोरर गन्ने की बिजाई यदि आपने फरवरी में करी है तो मार्च के लास्ट हफ्ते तक या अक्टूबर की बुआई का जो गन्ना है वो उसमें मार्च पहले हफ्ते से अर्ली शूट बोरर के रिजल्ट, मतलब ये असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। गन्ने की पोंगी ऊपर से सूख रही होती है। इसमें कई लक्षणों को यहाँ दर्शाया गया है, कई अलग अलग जगहों से इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। गन्ने की पोंगी सूखना ये सबसे आसानी से देखा जाने वाला लक्षण मैंने आपको बताया। तो अर्ली शूट बोरर की वजह से ये इम्पैक्ट आता है। अगर किसी भी खेत में अर्ली शूट बोरर लग गया है या लगने की संभावना है, क्लोरएंटरनिलिप्रोल जो हमारे यहाँ काशिमा के नाम से आता है, आप काशिमा का प्रयोग करें। मुझे लगता है तमाम किसान यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने काशिमा का प्रयोग किया होगा, तो काशिमा का प्रयोग करिए। 7.5 किलो से 8 किलो प्रति एकड़ काशिमा का यदि आप प्रयोग कर लेते हैं तो आराम से 80 से 90 दिन तक अर्ली शूट बोरर से निजात मिल जाती है आपको। ये
अपने आप में काफ़ी लंबा समय होता है और आराम से किसानों को प्रयोग करना आसान है। उस समय जो भी आप यूरिया डाल रहे होंगे या खाद डाल रहे होंगे उसमें मिला के आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दूसरा बात करता हूँ टॉप शूट बोरर की। टॉप बोरर बड़ी गंभीर समस्या है। मई लास्ट वीक से स्टार्ट होकर और जुलाई अगस्त तक इस समस्या को गंभीरता से आपके क्षेत्रों में देखा जा सकता है और कई बार लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसके समस्या का समाधान नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लोग लगवा तो देते हैं दुकानदार, लेकिन प्रयोग करने के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। लक्षण आप सब जानते हैं, टॉप बोरर जब लगता है तो ऊपर से पोंगी में छेद होता है, वो सब असर रहते हैं, आपको जानता है। इसके समाधान की बात करूं मैं तो क्लोरइंटरनेलिप्रोल जो है शीमो के नाम से आपको उपलब्ध होगा। 150 ml शीमो 350 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर नोजल खोलकर गन्ने की लाइन में जड़ पे अगर स्प्रे करते चले जाएंगे, ड्रेंच करते चले जाएंगे तो टॉप बोरर से अगले 80 से 90 दिन तक आपको निजात मिल जाएगी। एकमात्र ये मॉलिक्यूल है जो गन्ने की हाइट, जो मैं बात कर रहा हूँ जुलाई और अगस्त की, तो अगर आपने जून में इसका प्रयोग किया है तो जुलाई और अगस्त में जब गन्ना बढ़ जाता है तो इतने ऊपर तक यही मॉलिक्यूल असर रखेगा, तो निश्चित तौर पे इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शीमो 150 ml प्रति एकड़ का प्रयोग करना होता है। बात करते हैं सफ़ेद गिंडार की। पहले सफ़ेद गिंडार का लाइफ साइकिल के बारे में बात करें हम तो सफ़ेद गिंडार का असर कब से शुरू होता है। इसका कीट 2 साल की लाइफ होती है, ये सामान्यतः मरता नहीं है जल्दी। जब गन्ने की फसल ख़त्म हो जाती है तो ये आसपास में पॉपुलर पे और तमाम तरह के पेड़ होते हैं, बबूल है, उस पर ये अपना जीवन काटता है। और चौमासे की पहली बरसातें जब शुरू होती हैं तो इसका समय होता है अंडे देने का। मिट्टी में 1-1.5 इंच से लेकर 3 इंच नीचे तक ये अंडे उपलब्ध कराता है। 10 से 12 दिनों में अंडे हैच होते हैं और उसके कीड़े शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे इसका असर आप महसूस करोगे। जिस खेत में सफ़ेद गिंडार लगा होता है, गन्ने में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब से चौमासी की बरसातें शुरू होती हैं उससे पहले आदमी कितना भी पानी दे ले वो लेवल की बढ़वार नहीं आती है, सही बात है कि नहीं। और जैसे ही चौमासी की बरसातें शुरू होती हैं बढ़वार बहुत तेज़ी से आती है गन्ने में। वो समय होता है जुलाई का। जुलाई के लास्ट हफ्ते से लेकर अगस्त पहले हफ्ते तक या दूसरे हफ्ते तक आप महसूस करोगे कि एक ही खाद पानी जा रहा है पूरे खेत में, फिर भी गन्ना कहीं पर कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। ये समस्या देखने को मिलती है। जिस गन्ने में मूड में नीचे से सफ़ेद गिंडार ने अगर चूसना शुरू कर दिया है तो वो गन्ना बढ़वार नहीं ले पाता है, पोषक तत्व पहुँचते नहीं उस तक, तो वो गन्ना नीचे रह जाता है। बाकी जिसमें नहीं लगा वो उड़ जाता है, ऊपर आ जाता है वो। तो ये इसके असर देखे जा सकते हैं। कई तरह के अलग अलग सिम्टम्स इसके देख सकते हो। साथ साथ मैं बात करता हूँ दीमक की। चौमासे की बरसातें शुरू होने से पहले दीमक का भी असर काफ़ी रहता है। मैं एक्चुअली इन दोनों कीटों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, दोनों ही कीटों का एक समाधान होगा और लंबा और अच्छा समाधान मिलेगा, उसके बारे में आपसे बात करूँगा। इसलिए मैं दोनों कीटों को क्लब करके बात करूँगा। दीमक कब लगती है, कहाँ नुकसान करती है। पोरी अगर गन्ने में बिजाई करी है आपने तो पोरी को भी नुकसान कर जाती है। गन्ना जर्मिनेट हो रहा होता है तो नीचे से उसकी कलियों को भी काट के ख़त्म कर सकती है, तो धीरे धीरे उत्पादन पे काफ़ी असर पड़ जाता है। इनके समाधान की बात कर रहा हूँ। शिरासागी तमाम मैंने पैकेट आपको दिखाया था, तमाम किसान यहाँ उपलब्ध हैं जिन्होंने शिरासागी का प्रयोग किया हुआ है। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था किसानों को ये ध्यान रहेगा कि हम शिरासागी के बारे में डीपली जानकारी लेंगे और जिनको जानकारी नहीं है वो भी उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक अच्छा उत्पाद है और इत्तेफाक से बिजनौर ज़िले में बहुत अधिक तादाद में इस उत्पाद का प्रयोग होता है, किसान प्रयोग करते हैं और तमाम किसानों के एक्सपीरियंस मुझे सुनने को मिले हैं, वो अद्भुत हैं अपने आप में। जब सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। शिरासागी की डोज 180 ग्राम से 200 ग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना है। विशेष ध्यान रखिए, अगर आपने डोज में कंप्रोमाइज़ किया, 100 ग्राम पे आ गए या 150 ग्राम पे आ गए, तो ऐसा नहीं कह सकता कि ये कीटनाशक है काम नहीं करेगा। हो सकता है काम करे, लेकिन जो अद्भुत रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ड्यूरेशन जितने लंबे तक असर कर सकता है वो नहीं मिलेगा आपको, जितने अच्छा आपके पैसे का सदुपयोग हो सकता है वो नहीं मिलेगा आपको। तो साथियों, शिरासागी का प्रयोग करने के लिए सबसे पहला चीज़ 180 से 200 ग्राम प्रति एकड़ शिरासागी का प्रयोग करें। प्रयोग करने की विधि, जब आप गन्ने की बिजाई करने जा रहे हैं, गन्ने की बिजाई करते समय आपने पोरियाँ काट ली। अगर बीज उपचार आपने किसी टब में कर रहे हो, बहुत बेहतरीन है, अगर ऐसा कर सकते हो सबसे अच्छा है। नहीं कर पा रहे हो तो उसका भी एक समाधान साथ साथ में क्लब करके बता रहा हूँ ताकि आपको खर्चे अननेसरी अलग अलग ना करना पड़े। तो जब पोरियाँ काट ली आपने बिजाई के लिए और नालियाँ तैयार कर ली, तो नालियाँ तैयार करने के बाद सबसे पहले खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद गन्ने की पोरी डालते हैं।
तो गन्ने की पोरी डालने के बाद शिरासागी 180 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के तौर पे प्रयोग करके और करीब करीब 400 लीटर पानी का प्रयोग करना है आपको। 400 लीटर पानी का प्रयोग करेंगे यदि आप, तो 400 लीटर पानी 1 एकड़ में डालने के लिए नोजल खोलिए ताकि मोटी धार से पानी जा पाएगा। और उसी घोल में मोयाशी का भी घोल बना लीजिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको बचाने की बात कर रहा था कि यदि बीज उपचार में आपको समस्या आती है तो मोयाशी को और शिरासागी को एक ही घोल में घोलिए और नोजल खोल के नाली नाली पे ड्रेंच करते चले जाइए, सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसके रिजल्ट के तौर पे आप क्या नोटिस करेंगे, उसके बाद नालियाँ बंद कर देंगे, आप गन्ना उगना शुरू हो जाएगा। अमूमन क्या होता है, जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो शूट बोरर की शुरुआत हो जाती है, गन्ना उगते ही पौंगी सूखनी शुरू हो जाती है। तो जिस खेत में शिरासागी का प्रयोग हुआ है उस खेत में शूट बोरर जल्दी नहीं लगेगा। सामान्य तौर पे अगले 2-2.5 महीने तक रस चूसा कीट किसी भी तरह के उस पर नुकसान नहीं करेंगे। जिस खेत में शिरासागी के प्रयोग हुआ है उसका जमाव अच्छा होगा और जमाव से ही गन्ने में हरापन बहुत अच्छा आएगा। 0238 वैरायटी में एक समस्या थी कि वो इधर फरवरी मार्च आते आते गन्ना गोला सूख जाता था, गोला सूखता था ना। जिस खेत में शिरासागी का प्रयोग हुआ है उसका गोला फरवरी मार्च में भी लगभग हरा मिल जाएगा। एक और ख़ास बात, दीमक पे लगभग 300 दिन का असर रखता है ये। जिस खेत में शिरासागी प्रयोग हो गया है 300 दिन तक दीमक उसके आसपास नहीं जाएगी, निश्चित है। तो ये एक लंबे रिजल्ट्स आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। यदि किसी कारण से शूट बोरर आने के पीछे कारण यही होता है, जब खेत में नमी कम होगी तो शूट बोरर आ जाएगा, कणसुआ आ जाएगा। किसी भी कारण से यदि कणसुआ आ जाए जिस खेत में शिरासागी का प्रयोग करा हुआ है तो आप एक बार पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद 8 दिन बाद देखोगे सारा कणसुआ अपने आप ही ख़त्म हो चुका होगा। कारण ये दवा पूरे सिस्टम में दोबारा रोटेट हो जाती है। तो आराम से 2.5-3 महीने तक बेहतर कंट्रोल इससे मिलता ही मिलता है। यदि शिरासागी का बुआई में प्रयोग किया है तो शुरू में आपको लिए कणसुआ के लिए कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार शिरासागी प्रयोग करिए और फिर जून के लास्ट में आके एक बार शीमो का प्रयोग करिए, पूरा गन्ना कीटों से सुरक्षित। एक और गंभीर कीट है, इसको बताना आपको बहुत आवश्यक है क्योंकि ये पिछले 4-5 सालों में ही डेवलप हुआ है। फॉल आर्मी वर्म गन्ने के क्षेत्र में अभी इसको बहुत ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते हैं। आपने 2-3 सालों में ये डीपली नोटिस किया होगा कि गन्ना जब जुलाई का समय हो रहा होता है या जून के लास्ट का समय हो रहा था तो गन्ने के गोले में ऊपर छेद मिलेंगे, जगह जगह पे किसी कीट का हगा हुआ लेटरिन मिल जाएगी उस पर, है कि नहीं है। तो ये फॉल आर्मी वर्म का असर होता है और ये सामान्य कीटनाशकों से, चाहे प्रोफिनोफास प्लस साइपर डाल दीजिए, चाहे क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपर डाल दीजिए, उनसे कंट्रोल नहीं होता है। ईगाओ एक उत्पाद है, सस्ता है, अच्छा है। इमामेक्टिन बेंजोएट टेक्निकल है, मात्र 200 ग्राम प्रति एकड़ गन्ने के क्षेत्र में प्रयोग करना पड़ेगा। ऊपर से स्प्रे करोगे तभी इस कीट पे नियंत्रण मिलेगा और वो भी 15-18 दिन का ही नियंत्रण कर पाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने दवाई डाल दी परमानेंट सॉल्यूशन है, नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार कंट्रोल कर लेते हैं, गन्ने में अमूमन जल्दी नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको एक बार नोट करनी पड़ेगी। ये बीमारी, ये कीट आपको जल्दी देखने को आइडिया नहीं है अभी तक। तो डिपार्टमेंट में या बाज़ारों में जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने नीचे दवाई डाली हुई है उसके बावजूद भी ऊपर टॉप बोरर लग रहा है। ये टॉप बोरर नहीं है, ये फॉल आर्मी वर्म है, ये अलग है। साथियों, गन्ने की फसल में यदि सल्फ़र का प्रयोग नहीं करते हैं तो तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं हो पाते हैं। तो सल्फ़र WDG ससागे के नाम से FOMC का आता है। 3 किलो प्रति एकड़, चाहे बिजाई में या पहले पानी पे या दूसरे पानी पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पे फसल में ग्रोथ मिलती है और कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सल्फ़र की कमी, जैसे मैडम कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि सॉइल में जब मिट्टी की जांच कराएंगे आप तो कहीं भी आप देखोगे लगभग उत्तर प्रदेश की पूरे क्षेत्रों में ज़मीनों में सल्फ़र की कमी पाई जाती है। उस सल्फ़र की कमी को भी पूरा करेगा और पौधे को भी अपना बढ़वार और सब में सपोर्ट करेगा। एक उत्पाद है ह्यूमेत्सु, हो सकता है तमाम किसानों ने इसका प्रयोग किया हो। किसी भी गन्ने के खेत में या किसी भी फसल में जब तक जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा नहीं होता वो कल्ले भी कम लेती हैं और कल्ले कहीं ना कहीं पैदावार को रिफ्लेक्ट करते हैं। ह्यूमेत्सु का प्रयोग आधा लीटर प्रति एकड़ आप पहले पानी के समय पे ड्रेंच में या स्प्रे में प्रयोग करवा सकते हैं, दूसरे पानी तीसरे पानी तक। मतलब ये कि गन्ना 20-25 दिन से लेके 80 दिन तक के गन्ने में अगर ह्यूमेत्सु का प्रयोग कभी भी कर लेंगे या 2 बार कर लेंगे तो जड़ों का विकास ज़्यादा होगा। जड़ों का विकास ज़्यादा होने से 2 बेनिफिट्स आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे। एक क्या,
आपको जड़ों का विकास है तो गन्ना जल्दी गिरेगा नहीं, और दूसरा कल्ले ज़्यादा उगेंगे तो पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो ये मैंने लगभग अच्छी चीज़ें आपको बताई हैं। एक विशेष सूचना आपको सबको देनी है, किसान सुरक्षा बीमा योजना। साथियों, फसल सुरक्षा से संबंधित करीब 200 से ज़्यादा कंपनियां उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। किसी ने किसान के हित के बारे में नहीं सोचा था। इफ़को हमेशा आपको हित के बारे में सोचती है। इफ़को ने किसान सुरक्षा बीमा योजना लागू करी है। हमारे एक भी उत्पाद पे आप कोई भी उत्पाद खरीदोगे उसके साथ ये योजना निःशुल्क लागू होती है। आपको आवश्यकता है तो उस उत्पाद की खरीद की रसीद आपको अपने पास रखनी है। ईश्वर ना करे किसी दुर्घटना में किसी किसान की मृत्यु हो जाए, चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे वो सांप काट ले, चाहे वो पेड़ से गिर जाए, चाहे वो रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे ट्रॉली से, किसी भी तरह की दुर्घटना में किसी किसान की मृत्यु हो जाती है और उस किसान ने इफ़को एमसी के उत्पाद यदि 15,000 रुपये तक के खरीदे पूरे साल में, तो उस किसान के परिवार को हम 1 लाख रुपए तक सहायता राशि उपलब्ध कराते हैं इस बीमा योजना के माध्यम से। आवश्यकता है आप लोगों को जागरूक होने की। अपनी जितने भी उत्पाद खरीदते हैं उनकी रसीदें सुरक्षित रखिए। इफ़को हैं, हम कहते हैं हर जगह से हमारी रसीद लीजिए आप, तो वो रखिए। और जब कभी ईश्वर ना करे कि दुर्घटना हो जाए तो आपको आवश्यकता है अपने नियर बाई जो भी रिटेलर, जो भी दुकानदार जिनसे परचेज़ करते हैं उनसे संपर्क करने की, या सोसाइटी या गन्ना समिति जिससे भी परचेज़ करते हैं आप उनसे संपर्क करिए कि हमारे इस किसान की मृत्यु हो गई है और इस परिप्रेक्ष्य में हम इफ़को एमसी से ये लाभ लेना चाहते हैं। वो निश्चित तौर पर आपको लाभ सपोर्ट करेंगे। हमारे टीम मेंबर्स यहाँ से उपलब्ध रहेंगे। वो आपको एक फॉर्म, क्लेम फॉर्म भरा जाता है। फॉर्मेलिटीज़ होती है किसी भी दुर्घटना बीमा के लिए कि आपका ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए होती है, एफआईआर की कॉपी चाहिए होती है, वो आपको कराना आवश्यक होगा। उसके साथ साथ क्लेम फॉर्म भर के चला जाएगा। 45 दिन के अंदर अंदर 1 लाख रुपए की बीमा राशि आपके अकाउंट में आ जाती है। तो इसका लाभ जरूर लीजिए। ये सिर्फ किसानों के हित के लिए है। हमने पैसा खर्च कर दिया है लेकिन लाभ लेना आपका बाकी है। बस कम से कम 150 रुपए की दवाई खरीदते हैं आप, तो उसकी गुणा 6.67 गुना से हो जाएगी। ठीक, खरीदी गई तारीख से 1 महीने के बाद ये बीमा लागू होगा। आपने अगर किसी ने भी 10 तारीख को ये दवाई खरीदी तो ये बीमा अगले महीने की 10 तारीख के बाद ही लागू होगा। इस बीच में यदि किसी मृत्यु हो जाती है तो बीमा क्लेम नहीं होगा। अब आपने 1 बार में दवाई खरीदी, आपने 2 बार में खरीदी, आपने 10 बार में खरीदी, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है पूरे साल में आप 15,000 रुपये की दवाई खरीदी है तो अधिकतम 1 लाख। उसके बाद चाहे आप 1 लाख की दवाइयाँ खरीदें, कोई मायने नहीं रखता। एक किसान के लिए 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा क्लेम मिल सकता है। 2004 से खाद के साथ ये बीमा लागू है। खाद तो खाद बीमा साथ हर कट्टे पे लिखा होता है कि नहीं? तो इसके लिए 4,000 रुपये 1 बोरी पे, आपने साल में कितनी बोरी खरीदी है? अधिकतम 25 बोरी पे ये बीमा राशि 1 लाख रुपए तक होती है। यदि ईश्वर ना करे दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो, 1 लाख रुपए इफ़को से और 1 लाख रुपए इफ़को एमसी से दवाइयों के एवज में आप किसी किसान के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे तो मुझे लगता है परिवार के लिए काफ़ी सहारा मिलता है। और मेरा मोबाइल नंबर आप लोग मांग रहे थे तो मैं चाहता हूँ अगर मेरा मोबाइल नंबर नोट करते हैं, नोट कर लीजिए 7007152386। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मुझे तसल्ली से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इन्होंने इतना शानदार अच्छा मंच दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप सब लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना है। कहीं ना कहीं आपको इसके बेनिफिट्स या बाकी लोगों को मिलेंगे ही। साथियों, मेरा एक सवाल है, गन्ने में वाइट ग्रब सफ़ेद गिंडार को बचाव के लिए मैंने किसी उत्पाद का नाम बताया था, बहुत प्रचलित है। उसकी कितनी मात्रा प्रयोग होगी प्रति एकड़ ये भी बताना है और किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना है। माइक पहुंचेगा आप तक, प्लीज। 180 से 200 मिलीलीटर। बहुत अच्छा, शानदार जवाब है। गर्मी बहुत है, तालियां बजाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां देने के लिए। और क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज़ हैं इफ़को एमसी के प्रोडक्ट को लेकर, स्कीम्स को लेकर, योजनाओं को लेकर बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि यदि आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी जिज्ञासा है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो पीछे इफ़को एमसी का स्टॉल है, वहाँ पर कर्मचारी हैं इफ़को एमसी के, तो वो आपको तमाम उचित जानकारी विस्तार से देंगे। आप वहाँ विजिट करें, तमाम जानकारियाँ आपको मिलेंगी। इसके अलावा इफ़को एमसी का टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800-309
1800-309-2815। साथ ही सर ने अपना नंबर बताया, मैं फिर से सर का नंबर रिपीट कर रही हूँ, 700-7152-386। ये सर का नंबर है। जिस भी नंबर पे आप संपर्क करना चाहें, टोल फ्री नंबर मैंने आपको बता दिया है। पीछे स्टॉल है, आप स्टॉल विजिट कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है योजनाओं के बारे में जानना। आप सभी को योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। कृषि विभाग की तरफ से कौन सी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, उससे किसानों का अवगत होना ज़रूरी है। तो एक संक्षिप्त स्पीच लेते हैं इस विषय पर कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, महिलाएं किन स्कीम्स का लाभ अच्छे से उठा सकती हैं, और किसान किन योजनाओं का लाभ उठाकर खेती में कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक संक्षिप्त और विस्तृत जानकारी में कम शब्दों में सर से चाहूँगी, हरज्ञान सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी SMS एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। सर इस विषय पर जानकारी दें। AREDF के कार्यक्रम में इस पंडाल में उपस्थित कृषि विभाग के मुखिया श्री गिरीश चंद जी, उप कृषि निदेशक बिजनौर, जिला उद्यान अधिकारी राम नारायण जी, कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम और मुख्य रूप से प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र नगीना और इस कार्यक्रम के आयोजन कर रही ग्रीन टीवी की टीम, और बहुत ही महत्वपूर्ण इस गर्मी में बैठे हुए दूर दराज से आए कृषि विभाग की रीढ़ किसान भाई और बहनों, आज इस ग्रीन टीवी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हरज्ञान सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग, आपका पुनः स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, कृषि विभाग आपकी सेवा में बहुत सारी योजनाएं चला रहा है। मैडम ने कहा सूक्ष्म में आपको जानकारी दी जाए, तो मैं आपको कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही, देखिए एक तो बहुत महत्वपूर्ण योजना हमने अभी चलाई थी मिलेट्स की। मिलेट्स कितने लोगों ने यहाँ बोए, कुछ मुझे बता पाएंगे? देखिए, मिलेट्स मीन्स सुपर फूड, मिलेट्स मीन्स सुपर फूड, और जितनों ने हाथ उठाए इनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। एजेड आदमियों के लिए, एजेड किसान के लिए, जो बूढ़े किसान हैं उनके लिए, वैसे तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, परंतु अगर आज की तारीख में डॉक्टरों से बचना है तो इन सुपर फूड को हमको, आपको, सबको अपनाना होगा। और उनमें मेन चीज़ हमने 5 ही दी है: रागी, कोदो, सावा, ज्वार, बाजरा। वैसे तो 10 है ये सुपर फूड, लेकिन हमने इस जनपद में मात्र 5 ही दिए हैं, वो भी 1804 मिनी किट के माध्यम से। और प्रयास ये रहा है कि जनपद के 11 विकास खंडों के माध्यम से आप तक इन बीजों को पहुंचवाया गया है निःशुल्क रूप में, और संभवतः आप लोगों ने उनको बोया भी होगा, और बोया है तो आप उसको बो करके उसका लाभ भी उठाएंगे, और सब लोग उसका लाभ उठाने के लिए आगामी सीजन के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि प्रति वर्ष हम इनको आपको मिनी किट के रूप में उपलब्ध कराएंगे। दूसरी योजना है, देखिए पहले ही लिखा हुआ है, फसल अवशेष प्रबंधन। फसल अवशेष प्रबंधन, इस जनपद को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मात्र पिछले साल 5 पराली जलाने की घटनाएं जनपद में हुई थी। उससे 3 साल पहले 58 घटनाएं हुई थी जो मौके पे पकड़ी गई थी। पिछले साल 25 घटनाएं हुई, परंतु मात्र 5 घटनाओं पर दंडात्मक कार्रवाई हुई है 17,500 रुपये के जुर्माने के साथ। और मैं इस साल फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि पराली बिल्कुल भी ना जलाएं, पराली का प्रबंधन करें। इन सीटू और एक्स सीटू 2 तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इन सीटू कृषि यंत्रों के द्वारा है, और एक्स सीटू बेस्ट डिकम्पोजर हमने आपको निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराए हैं, और उनका आप प्रयोग ज़रूर करें। और अगर पराली ज़्यादा बचती है तो गौशाला को दान कर दो। तमाम गौशालाएँ हैं, उसकी एक शर्त गौशाला वालों ने रखी है, पराली लाओ और खाद ले जाओ। ये सभी गौशालाओं पे लागू है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरा है एक चीज़ हमारे पास, इस समय भी बुकिंग उसकी खुली हुई है, सोलर पंप। आने वाले समय में केवल पानी के लिए नहीं जूझना पड़ेगा, ऊर्जा के लिए भी जूझना पड़ेगा। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? बिजली से। और बिजली एक दिन जब पानी ही नहीं रहेगा तो बिजली कहाँ से आएगी?
तो बिजली को बचाने का एकमात्र साधन है सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के सोलर पंप 2 HP से लगाकर 10 HP तक की बुकिंग खुली हुई है। इस जनपद का टारगेट 24-25 का 1600 का है और अभी तक मात्र 400 के आसपास भी बुकिंग अभी नहीं हुई है और इसकी बुकिंग खुली हुई है। जो किसान भाई सोलर पंप लगवाना चाहते हैं वो जनसेवा केंद्र के माध्यम से इसको बुक करा लें। 5000 रुपये की टोकन मनी है। टोकन मनी के बाद आपका चालान निकलेगा। चालान निकलने के बाद आप ऑफिस में उसकी एक कॉपी बैंक में जमा करने के बाद पैसे को जमा कर देंगे। कहीं किसी बिचौलिए के झांसे में बिल्कुल ना आए, चूँकि बहुत सारे बिचौलिया यहाँ मौजूद हैं। एक हमारी किसान ने खेत तालाब के अंतर्गत, सुमन रानी मिर्जालीपुर की हैं, वो शायद बैठी हुई हैं यहीं, उन्होंने खेत तालाब योजना के लिए बुक कराया तालाब और कहीं से, चूँकि ये सारे नंबर गूगल पे होते हैं और वो कहीं से उनका नंबर मिल गया, उन्होंने उनको फ़ोन किया और उनसे 54,000 रुपये जमा करा लिए और वो कहाँ चले गए कुछ पता नहीं किसी को। इसलिए ये बुकिंग करने के बाद आपके पास कहीं से भी फ़ोन आए उसको रिसीव नहीं करना और अगर रिसीव कर लिया तो उसके झांसे में ना आए, चूँकि बहुत 420 इस समय चली हुई है। चूँकि सारे नंबर ये गूगल पे हैं, सारी योजनाएं गूगल पे हैं और वो जैसे ही आपका टोकन निकलेगा तुरंत कहीं से ना कहीं से आपको कॉल आ जाएगी और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए किसी के झांसे में बिल्कुल ना आए और अगर झांसे में आ गए तो फिर पैसे चले जाएंगे और फिर कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी योजना है, देखिए अभी आपसे चर्चा हो रही थी गन्ने की बीमारियों की, आपने सबने सुना। ये थे केमिकल कंट्रोल, क्या थे, रासायनिक नियंत्रण, और हम बता रहे हैं आपको जैविक नियंत्रण। आपको जो अच्छा लगे वो करना, परंतु जैविक नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है, अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो जैविक की तरफ हमको जाना ही होगा। और जैविक में 3 चीज़ें हैं कृषि विभाग के पास। नंबर 1 जिप्सम। जिप्सम आज भी कृषि विभाग के पास मौजूद है। अब इस समय तोरिया की बुआई होगी आने वाले समय में, चूँकि बरसात हो गई परंतु सितंबर का समय होता है और सितंबर में तोरिया की बुआई होती है। तो तोरिया की बुआई करने से पहले आप जिप्सम का ज़रूर प्रयोग करें और जिप्सम पर्याप्त मात्रा में कृषि विभाग के पास मौजूद है और उसमें मेन चीज़ कैल्शियम और सल्फ़र 2 ही ज़्यादा होते हैं, परंतु तिलहन वाली फसलों के लिए सल्फ़र बहुत ही अच्छा तत्व होता है जो उसमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और इसका रेट है 414 रुपये 50 पैसे प्रति कुंटल और इस पर 75% का अनुदान है, यानी 1 रुपये 3 पैसे किलो के आसपास पड़ता है। और एक चीज़ विभाग द्वारा और सबसे अच्छी हो गई इस वर्ष से कि जो भी अनुदान, एक दवाई अभी उससे बाहर है, बीज और जिप्सम दोनों अब एड सोर्स के माध्यम से हो गए। पहले डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा जाता था, अब 414 रुपये 50 पैसे पे जो अनुदान 75% है वो आपको तुरंत कट करके उतना ही पैसा देना जितना कृषक अंश का आपको देना होता है, यानी 25%। और जिप्सम लगभग 1 रुपये 3 पैसे किलो के आसपास बैठता है। इससे सस्ता और कोई जैविक खाद हो नहीं सकता। ये कृषि विभाग के पास पर्याप्त मौजूद है और आप तिलहनी फसल बोने से पहले आप जिप्सम का ज़रूर प्रयोग करें। दूसरी चीज़ है ट्राइकोडर्मा। देखिए अभी चर्चा हो रही थी बीज शोधन गन्ने की, आपको कई दवाइयों के नाम बताए गए, आपने सुने, परंतु ट्राइकोडर्मा भी एक जैविक रसायन इसके लिए बहुत ही अचूक दवाई है और वो जैविक है। तो ट्राइकोडर्मा का आप ज़रूर प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा जैविक रसायन है, इससे बीज शोधन भूमि शोधन दोनों किए जा सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और ये भी 75% अनुदान पर है। 100 रुपये केजी इसका रेट है, मात्र 25 रुपये में 1 किलो का डिब्बा कृषि विभाग के द्वारा कृषि रक्षा इकाई के माध्यम से आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तीसरा एक और है बिवेरिया वैसियाना, जिसको आपके लिए दीमक की दवाई बताई जा रही थी। जिस किसान भाई ने बिवेरिया वैसियाना का अपने खाद में प्रयोग कर लिया खेतों में, तो वाइट ग्रब और दीमक दोनों के लिए अचूक रसायन है। यानी रसायन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ चूँकि ये जैविक रसायन है,
तो जैविक रसायन इसका प्रयोग करने का थोड़ा सा कठिन काम है कि आप इसको पर एकड़ इस्तेमाल करने के लिए पहले आप इसको गोबर में मिला के रखेंगे। सड़ी हुई गोबर हो 4-6 महीने पुरानी, 70-80 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए 2 kg बिवेरिया वैश्याना आप मिलाइए और 1 हफ्ते तक छाया में इसको सुखाइए और उसको टाट से ढक करके हल्का हल्का पानी का छींटा लगाते रहेंगे तो 1 हफ्ते में, चूँकि फफूंद है और गोबर में वो फफूंद डेवलप हो जाएगी और आप बुआई से पहले उस गोबर को खेत में डाल देंगे और आपकी बिवेरिया वैश्याना के द्वारा दीमक और कटवर्म जो लाल मुकी होती है जिसको वाइट ग्रब कहते हैं, नियंत्रण हो जाएगी 100%। चूँकि जो भी रसायन हम प्रयोग करते हैं तो वो होता है जहर, और जहर यहीं अगर कोई ऐसी चीज़ ला के रख दी जाए, अभी ला करके यहाँ रख दी जाए सेल्फॉस खोल करके, तो सब भाग जाएंगे। तो दीमक के लिए जो नियंत्रण करने की सबसे अचूक दवाई वो इसलिए है ये कि इसमें कोई गंध नहीं होती है, गंध रहित है, इसमें कोई दुर्गंध नहीं होती है, तो उसको पता ही नहीं चलता। दीमक जब गोबर को खाने के लिए इसके टच में आएगी तो वहीं से गलनी शुरू हो जाती है। तो जब उसको उसका पता ही नहीं लगेगा कि मेरे मारने का क्या सामान मेरे पास आया है, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ है, देखिए विभाग के पास इस समय तोरिया की बुआई का सीज़न आ गया है और तोरिया बीज हमारे पास आने वाला है और आप तोरिया की ज़रूर बुआई करें और मिनी किट के रूप में आने वाला ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप निश्चित रूप से आप तोरिया का प्रयोग करें, क्योंकि अब खाली खेत जो चारे के बचे हुए हैं या जो जिस तरह की भी आपके पास स्थिति हो उसमें आप अब तोरिया की बुआई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो तोरिया के लिए अब इस समय आपके पास मौसम पर्याप्त आने वाला, बढ़िया आने वाला, अच्छा मौसम आने वाला, बरसात तो अब लगभग धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो जो खाली खेत में उसमें आप तोरिया की बुआई ज़रूर करें। उसके बाद अक्टूबर में राई सरसों की बुआई होती है, वो आगे की बात है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। देखिए मैंने अभी आपको जिप्सम के रेट बताए थे कितने रुपए कुंटल था? 414 रुपये 50 पैसे प्रति कुंटल। 75 पैसे प्रति उसका 75% इस पे अनुदान है। 414 रुपये 50 पैसे प्रति कुंटल है। राजेश्वर सिंह है, कोहरा वाला ग्राम है। आ जाइए स्टेज पे। आइए, आप इधर आइए। बजा दीजिए एक बार। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारियां देने के लिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि डीडी सर के पास समय कम है, तो हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और अब मैं नाम बोलूंगी, शांति से नाम सुनिएगा। तो सबसे पहला प्रशस्ति पत्र जाता है हरगनपुर से शरद कुमार सिंह, मुकेश कुमार बेगमपुर से, अमन सिंह जी गढ़ीवान से, टिपेंद्र सिंह जी गाजीपुर से, तरुण मलिक जी गोपालपुर से, धर्मशाह नगली से विनोद कुमार जी, पंकज कुमार जी हैं शरीफपुर से, विजयपाल सिंह जी हैं कोकापुर से, सीकरी बुजुर्ग से लक्ष्य त्यागी जी, स्योहारा से अक्षक देवरा जी, ऋतुराज सिंह जी उमरी से, राजवीर सिंह जी हैं बसेड़ी से, श्याम सिंह जी नियामताबाद से, टीकम सिंह जी, ओम प्रकाश जी चंदनपुरा से, राहुल जवान जी चौकपुड़ी से, गजबीर सिंह जी सेतगोड़ी से, प्रदीप कुमार जी भवानीपुर से, अखिलेश चौधरी जी अगरी से, बिज ऑर्गेनिक FPO स्योहारा से, निशा चौहान जी हैं कीरतपुर से, अमरीक सिंह जी प्रेमपुरी से, बदन सिंह जी मुरलीवाला से, महेंद्र पाल जी हैं हेजरपुर से, शरद जैन जी हैं धामपुर से, ब्रह्मपाल सिंह जी हैं अगरी से, विपिन कुमार जी नमागांव से, ध्यान सिंह जी गिडोरी नहटौर से। जिन भी किसानों को सर्टिफिकेट मिला है, सभी सम्मानित किसानों से मैं कहूँगी, गुजारिश करूँगी कि एक बार सर्टिफिकेट लेकर स्टेज के सामने एक बार आ जाएं। एक ग्रुप फोटोग्राफ हम करेंगे। नमस्कार। ग्रीन टीवी के तत्वावधान में ये आज जो हम लोग एक साथ इकट्ठा हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। ग्रीन टीवी की ओर से किया गया कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब इतने बड़ी संख्या में लोग आपस में इकट्ठा हो, आपस में बात करें, एक दूसरे से शेयर करें। ग्रीन टीवी ने अच्छा कार्यक्रम किया है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। यहाँ पे जो भी वक्ता थे जिनको मैंने सुना, उनके लिए 2 लाइनें हैं कि अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात
नई बात नहीं। निश्चित रूप से हम सब जिस मिशन में लगे हैं, कृषि का विकास और उससे संबद्ध हमारे जो कृषक गण हैं, तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे वो राजा राम हो या गौतम बुद्ध। अध्यात्म में लीन वह सनातन के ऋषि आज हम आप जो आमने सामने बैठे हैं, इस देश प्रदेश और बिजनौर के किसान और कृषि। देखिए, वर्ष 2024-25 में एक बड़ी अच्छी उपलब्धि ये रही कि भारत सरकार ने भारत रत्न 5 गणमान्य व्यक्तियों को दिया। 4 व्यक्ति तो राजनीति से हैं, लेकिन जो 5वां व्यक्ति है वो हम आपके ही इसी से उठकर ऊपर गए हैं, MS स्वामीनाथन साहब। MS स्वामीनाथन साहब को, चूँकि वो कृषि के वैज्ञानिक हैं और कृषि के वैज्ञानिक थे, अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, और उन्हें भारत रत्न से भारत सरकार ने नवाजा है, तो निश्चित रूप से ये कृषि की प्रशंसा है, कृषि के योगदान के महत्व को, जो महत्व है उसे दर्शाता है। इससे पहले MS स्वामीनाथन साहब अगर भारत के लिए भारतीय कृषि के जनक हैं, तो एक विश्व स्तर पर अगर बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हुए हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया था कि जब तीसरे विश्व में, मतलब जो विकासशील देश थे, यहाँ पे क्या थी, भूखमरी थी, अनाज नहीं था हमारे पास। मतलब आप ये समझिए, पिछली शताब्दी को जो 7वां दशक था 1970 के आसपास, तो उन्होंने बौनी प्रजातियों की खोज की थी, और उन बौनी प्रजातियों में गेहूं और धान मुख्य थी, और इसी की वजह से, इन प्रजातियों की वजह से जो उत्पादन मिला, तो ये जो तीसरे विश्व के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इन्होंने अपनी जो समस्या थी हंगर की, भूखमरी की, इससे निजात पाई। डॉक्टर बोरलॉग ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी खोज ने, कहते हैं कि तीसरे विश्व के समक्ष मुँह बाए खड़ी भूखमरी की समस्या को हमेशा के लिए बौना कर दिया। मतलब उनके द्वारा खोजी गई बौनी प्रजातियों ने तीसरे विश्व के समक्ष भूखमरी की मुँह बाए खड़ी समस्या को हमेशा के लिए बौना कर दिया। बस एक बात यह है, ऐसे शख्स को नोबेल पुरस्कार मिला। वो एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, जैसे MS स्वामीनाथन साहब हैं, अकेले हैं जिनको जो वैज्ञानिक होने के बाद भारत रत्न मिला है, कृषि वैज्ञानिक होने के बाद। ऐसे नॉर्मन ई बोरलॉग साहब ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं कि जिन्हें नोबेल पीस, मतलब नोबेल प्राइज़, वो भी शांति के लिए मिला। तो जब वो नॉर्वे में उनको पुरस्कार दिया गया, तो उन्होंने दो सेंटेंस उनके मैं आपके सामने कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप शांति चाहते हैं तो न्याय पैदा करिए। इफ़ यू वांट पीस, कल्टिवेट जस्टिस। फिर कहा कि बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसके साथ साथ कल्टिवेट फील्ड्स, हम खेती भी करें, टू प्रोड्यूस मोर ब्रेड्स, जिससे ज़्यादा रोटी हो, अदरवाइज देयर विल बी नो पीस। मतलब अगर हम शांति चाहते हैं तो न्याय पैदा करें, लेकिन इसके साथ साथ हम खेती भी करें, क्योंकि खेती से अगर हमें रोटी नहीं मिलेगी तो शांति नहीं होगी। मैं बस अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सब ने मेरी बात को सुना ध्यान से। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद। भारत के कृषि वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024-25 में नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन। ट्रैक्टर बनाते हैं। अभी हमने लेटेस्ट ही इंडिया में 105 HP का ट्रैक्टर लॉन्च किया है, जो सिर्फ हमारी कंपनी इंडिया में बनाती है और इंडिया में बेचती है। न्यू हॉलैंड CNH केस न्यू हॉलैंड, इसके अंदर हमारे 10 ब्रांड आते हैं, जिसमें से हमारे 42 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 10 R&D सेंटर हैं, जहाँ पे हमारे जो ट्रैक्टर की रिसर्च होती है, दूसरे ट्रैक्टरों से जो खूबियाँ हैं, हमारे ट्रैक्टर की खूबियों के बारे में जानकारी होती है। उसके अलावा हमारी कंपनी में 40,000 लोग काम करते हैं,
न्यू हॉलैंड के इंडिया में 3 प्लांट हैं, जिसमें से एक हमारा ग्रेटर नोएडा में है जहाँ पे हमारे ट्रैक्टर बनते हैं। एक हमारा प्लांट जो है वो है पीतमपुर में, जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स बनते हैं। और एक हमारा है पुणे में, जहाँ पे हम गन्ने की हार्वेस्टर बनाते हैं। तो न्यू हॉलैंड जो कंपनी है वो इंडिया में 1998 में आई थी, जिसमें हम फोर्ड के नाम से ट्रैक्टर बेचा करते थे। अगर आप सबको याद हो तो 3600 आता था, फोर्ड 3600। वहाँ से हमने अपनी शुरुआत करी थी। उसके बाद धीरे धीरे हमें इस कंपनी को इंडिया में अब 25 साल हो चुके हैं ट्रैक्टर बेचते बेचते। सुबह सुबह के हल्के अंधेरे में जब इसकी रोशनी रास्ता दिखाती है, नजरें सारी मुझ पर टिक जाती है। जब खेतों में इसका दम दिखता है, सबको लगता है मेरा ही सिक्का चलता है। अपनी बेमिसाल तकनीक से जब ये खेती का सारा भार उठाता है, तो हर किसी को मेरा कमाल नजर आता है। डूबे खेतों में आगे पीछे जब ये बड़े आराम से निकलता है और अपनी दमदार ताकत के आगे कुछ टिकने नहीं देता है, तब लोगों को मेरा अनोखा अंदाज दिखता है। हर खेत में इसकी मक्खन सी रफ्तार देखकर सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वाह हीरो। क्योंकि इस हीरो को हीरो ये साथी बनाता है, ताकत ऐसी जिस पर हर असली हीरो करे विश्वास। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, इंडिया में हम 20 HP से लेके 120 HP तक के ट्रैक्टर बनाते हैं, और पूरे दुनिया में हम 20 HP से लेके 670 HP तक के ट्रैक्टर बनाते हैं। साथ के साथ हार्वेस्टर जैसी चीज़ें भी बनती हैं हमारी। तो अगर आप देखा जाए, खेती में ट्रैक्टर और मशीनों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज की डेट में हमें लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी काम हो उसमें लेबर नहीं मिलती है। तो एक लेबर डिमांड बढ़े जा रही है हर चीज़ की, साथ के साथ पानी की व्यवस्था होती जा रही है कम। तो उसके लिए हमें ट्रैक्टर, मशीनों की, सबकी बहुत आवश्यकता होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्रेटर नोएडा का प्लांट है जहाँ पे हमारे ट्रैक्टर बनते हैं। और जिसको भी इस प्लांट को विज़िट करना हो तो हमारा जो डेस्क है वहाँ पे आप अपना नाम लिखवाइए, हम आप सबकी प्लांट विज़िट भी अरेंज करवाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, 20 HP से लेके 120 HP तक, तो उसमें हमारे जो ट्रैक्टर आते हैं, सबसे हमारा पसंदीदा 36, 30, 50 HP ट्रैक्टर हो गया। उसके अलावा हमारे पास 3600, 47 HP ट्रैक्टर, 30, 32, 35 HP ट्रैक्टर और 56, 20, 65 HP ट्रैक्टर, जो मार्केट में इकलौता ट्रैक्टर है जिसकी PTO पावर 64 की है, 65 HP होके। हम ट्रैक्टर के अलावा पूरा क्रॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो कटाई की मशीनें हो गई, सब हो गया। जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर, जो 10 तरह की क्रॉप को हार्वेस्ट करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद हमारा शुगर केन हार्वेस्टर, जो गन्ने को काटने में और उसको आगे ले जाने में हर चीज़ में मदद करता है। तो जैसे कि सर ने बताया था कि पराली जलानी नहीं चाहिए, हम उसको कहते हैं कि आप उसे बेल कीजिए, छोटे छोटे स्क्वायर बेलों में बनाइए और उसको बेचिए। आगे उसके से हम बायोमास, CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस, ये सब जैसी चीज़ों में उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। न्यू हॉलैंड एक पहली कंपनी है इंडिया में जो 6 साल की वारंटी देती है। साथ के साथ इसमें 7 तरह की PTO आती है, और ये कंपनी पहली है जिसने शटल लॉन्च किया था, जो हाथ वाली गियर होती है ट्रैक्टर में, वो न्यू हॉलैंड ने लॉन्च किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो ट्रैक्टर है वो सिर्फ खेती में नहीं, कमर्शियल चीज़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि लोडर में, उसके अलावा डोज़र में, ट्रॉली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप न्यू हॉलैंड का। तो मतलब जो ट्रैक्टर है वो ऑलराउंडर चीज़ों में यूज़ होता है आपका, सिर्फ खेती के लिए नहीं होता।
आज की तारीख में इंडिया में न्यू हॉलैंड के 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जो खुश हैं अपने प्रोडक्ट से। न्यू हॉलैंड एक ऐसी कंपनी है जो अपने ट्रैक्टर का फाइनेंस में भी बहुत अच्छी मदद करता है और उसकी स्कीमें बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के लिए यूज़फुल हैं। जैसे हमारी कंपनी ऐसी है जो 2 लाख पे कोई ब्याज नहीं लगाती, 3 लाख पे आपका क्या कहते हैं 45,000 का ब्याज है 3 साल के लिए, 4 लाख पे 90,000 4 साल के लिए और 5 लाख पे 1,75, जो और कोई ट्रैक्टर कंपनी इतना सस्ता ब्याज नहीं देगी आपको। तो ये कुछ चीज़ें थी न्यू हॉलैंड के बारे में जो मैंने आपको बताई, और जो भी हमारा प्लांट विज़िट करना चाहें तो कृपया हमारे डेस्क पे आप अपना नाम लिखवाएं। तो मेरा सवाल ये है कि इंडिया में हमारे कितने प्लांट हैं? मेरा नाम राजवाला है और दरियापुर, मेरा ग्राम दरियापुर है। और मैं ये 3 सवाल हैं, एक तो ग्रेटर नोएडा और पीतमपुर और पूना। हाँ जी मैम, आप स्टेज पे आ जाइए। बहुत बहुत मुबारक हूँ मैम आपको, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियाँ हमारे किसानों को देने के लिए। और जैसा सर ने कहा कि यदि आप न्यू हॉलैंड का जो प्लांट है उसे विजिट करना चाहते हैं तो पीछे आप न्यू हॉलैंड का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा यदि और कुछ जानकारी आप न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर के बारे में लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800-419-0124 1800-419-0124। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे किसानों का काम ट्रैक्टर ने आसान किया है, ऐसे ही इंसानों की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका एक और चीज़ निभाती है जो पैरों को कम थकाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, राहों को थोड़ा आसान बनाती है, वो कार कहलाती है। तो आइए रूरल एरियाज़ के लिए कौन सी अच्छी कारें हैं हुंडई के पास, उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मिस्टर नासिर अब्बास सर हैं, सेल्स हेड चौधरी हुंडई बिजनौर से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को बताएं कि हुंडई के पास न्यू रेंज की कारें कौन कौन सी हैं जो रूरल एरियाज़ के लिए, खासतौर पर यहाँ गन्ना किसान हैं उनके लिए अच्छी हैं, वो खरीद सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित सभी विशिष्टगण और अतिथिगण और यहाँ पर आए हुए सभी किसान भाइयों और बहनों को का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं नासिर अब्बास चौधरी हुंडई बिजनौर से आपकी सेवा में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अब आपको हुंडई कंपनी के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा जो आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कार होना भी बहुत ज़रूरी है, घर मकान कार। तो इसके अलावा जो कि आपको हुंडई आपके सपनों को साकार करने में और 4 चांद लगाने में लगातार प्रयासरत है। वेलकम टू हुंडई वर्ल्ड। Hyundai is a modern and premium, dependable, innovative, creates experiences beyond expectations। यानी कि आपके लिए आधुनिक, भरोसेमंद, नयापन लिए हुए एक्सपीरियंसेस जो कि आपकी उम्मीदों से बिल्कुल परे है वो आपको मिल रहा है Hyundai परिवार से। लेट्स हैव ए लुक एट आवर लेगेसी, जो कि ग्लोबल लेगेसी हमारी परंपरा है Hyundai की, वो आप देख सकते हैं। वी आर द यंगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे नए मैन्युफैक्चरर हम पूरी दुनिया में हैं। इसमें सबसे कम में आपका 57 ईयर्स ये आ जाता है। 1967 में 57 ईयर हुंडई। बाकी आप देख ही रहे हैं 121 साल, 116 साल, 115 साल सुजुकी, 91 साल, 87 साल, 77 साल। हम 3rd लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, दुनिया में 3रे सबसे बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि 200 से ज़्यादा देशों में प्रतिनिधित्व करती है हुंडई कंपनी। इनका अपना नेटवर्क फैला हुआ है 200 से ज़्यादा देशों में। लेट्स हैव ए लुक एट आवर इंडिया स्टोरी। भारत के परिप्रेक्ष्य में हुंडई परिवार ने क्या क्या कर रही है ये सब बता रहे हैं आपको। 1996 में चेन्नई में सबसे पहले हुंडई ने अपना पहला प्लांट इस्टेब्लिश किया था, और उसमें जो सबसे पहले कार 1998 में आई थी वो सेंट्रो थी, जिससे हमारी यहाँ पर यात्रा कारों के सिलसिले में स्टार्ट हो गई थी। हुंडई अपना 28 साल हिंदुस्तान में बना रही है और हिंदुस्तान के सभी पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में हज़ारों लाखों करोड़ों सपनों को साकार कर रही है। 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत में है और दुनिया में सबसे अब यहाँ से ज़्यादा नंबर 1 एक्सपोर्टर है। हिंदुस्तान से जाने वाली गाड़ियाँ, निर्यात होने वाली गाड़ियाँ हुंडई ही दे रही है। हम बात करते हैं रूरल सेल्स आउटलेट की हिंदुस्तान में, तो सबसे ज़्यादा रूरल सेल्स आउटलेट इंडिया में 645 प्लस हैं, और रूरल सर्विस नेटवर्क सर्विस सेंटर 99% उसमें हम दे रहे हैं, जिससे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रूरल नेटवर्क्स इन इंडिया हम लोग हैं।
जिससे कि आपको ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जितनी सेवा कारों के सिलसिले में कर पा रहे हैं, सर्विस दे पा रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। हमारे पास मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। सबसे ज़्यादा रेंज में कारें अवेलेबल हैं। इसमें प्रोडक्ट रेंज ग्रैंड आइटन नियोस है, i20 है, एक्स्टर, वेन्यू, क्रेटा, ट्यूसॉन, अल्काजार, औरा, वर्ना, आयोनिक, कोना। इलेक्ट्रिक कारों में आयोनिक और कोना इलेक्ट्रिक है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो हम आपको एक्स्टर, औरा, वेन्यू, क्रेटा, अल्काजार कारें आपके लिए बहुत सूटेबल हैं, जिसमें आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट रेंज इंजन्स में हम दे रहे हैं। हुंडई इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया टू हैव द वाइडेस्ट रेंज ऑफ इंजन्स। 5 इंजन पेट्रोल में हैं, टर्बो इंजन है 120 PS में, 160 PS में है, नेचुरली एस्पायरेटेड है 3 इंजन, डीजल के 2 इंजन है, CNG में 1 है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2 कैटेगरी आती हैं। वाइडेस्ट रेंज ट्रांसमिशन जो गियर सिस्टम होता है उसके हिसाब से हम सबसे ज़्यादा 8 प्रकार के ट्रांसमिशन दे रहे हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन 5 प्रकार से है, 5 गियर में है, मैनुअल में 6 गियर में भी है, स्मार्ट ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन, इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, 6 गियर में ऑटो ट्रांसमिशन, 8 गियर में ऑटो ट्रांसमिशन और 7 गियर में ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन मिल रहा है। ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्विक एक्सीलरेशन मिल जाता है, ऑटो गियर शिफ्टिंग मिल जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, कन्वीनियंस ऑफ 2 पैडल क्लच सिस्टम, इजी टू ड्राइव, नो स्ट्रेस ऑन लेग्स एंड नी, इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी विद हाई परफॉर्मेंस, नो क्लच बर्निंग एंड लॉन्गर क्लच फ्री, लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये आपको परफॉर्मेंस, कन्वीनियंस और वैल्यू ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन में, ऑटो ट्रांसमिशन में मिल जाती है। स्मार्ट कार्स फॉर स्मार्ट इंडिया, हुंडई इज़ ग्रोइंग एंड गेटिंग स्मार्टर विद द कस्टमर्स। हुंडई अपने आप में एक हुंडई मेंबरशिप प्रोग्राम के तहत मोबिलिटी प्रोग्राम भी चला रही है, जिससे कि आप डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक हो जाती हैं कार, आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी कहला रही है वो। स्मार्ट 5 USPs, यूनिक सेल्स प्रॉफिटेबिलिटीज़ कहला रही है ये USPs, यूनिक सेल्स पॉइंट्स। हर कार के अपने अलग वैल्यूबल हैं। ग्रैंड आइटन नियोस में 5 प्रकार से बोल्ड एंड स्टाइलिश डिज़ाइन है, 6 ईयर बैग है, ड्राइवर, पैसेंजर, रियर एंड कर्टेन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है, हील असिस्ट कंट्रोल है, 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, वायरलेस चार्जर मिल रहा है आपको। एक्सटर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें S टाइप सिग्नेचर LED DRL मिल रही है, 6 ईयर बैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट सनरूफ मिल रहा है। एक्सटर एक ऐसी कार है जिसमें आपको स्मार्ट सनरूफ भी मिल जाता है। इसमें लॉन्ग व्हील बेस, एम्पल लेग स्पेस, नी रूम, फुटवेल लाइटिंग मिल रही है आपको। औरा में अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स में ऐसा है, अगर रास्ते में गाड़ी आपकी ऑटो लैंप्स पर चल रही है, कहीं रास्ते में अंधेरा आ जाता है, सुरंग आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी लाइट्स आपकी। 6 एयर बैग के साथ मिल रही है। ESC, VSM, HAC, क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है। क्रूज़ कंट्रोल में आप अपना लेग को आराम दे सकते हैं, अपने बाएं पैर को साइड में रख सकते हैं, जिससे कि क्योंकि आप क्रूज़ बटन दबाएंगे तो कार अपने आप जिस स्पीड पर आप फिक्स कर देंगे उस स्पीड पर चलती रहेगी, 80, 100, 120। हाईवे पर आपको इससे एवरेज बहुत अच्छा मिल जाता है। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है आपको। ऑल न्यू i20 स्मार्ट 5 फीचर, जिसमें एयर बैग, 6 एयर बैग, हिल असिस्ट कंट्रोल। हिल असिस्ट कंट्रोल में आपका फ़ायदा ये है कि कभी कभी कार आप ढाल पर खड़ी हुई है, ढलान पर खड़ी हुई है, आप बार बार कभी क्लच को एडजस्ट कर रहे हैं, कभी गियर बॉक्स को एडजस्ट कर रहे हैं, कभी एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो गाड़ी आगे पीछे हो जाती है, स्लिप होने का खतरा रहता है। लेकिन इसमें आपको 30 सेकंड का हिल असिस्ट कंट्रोल मिलेगा, आप स्टार्ट कार करके उसको आगे ले जा सकते हैं। हुंडई ब्लू लिंक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हुंडई ब्लू लिंक में आप डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक हो जाते हैं। इसमें आपको 60+ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। द प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में आपको स्क्रीन पर अपने चारों टायर में कितना प्रेशर है, कम है, ज़्यादा है, वो आप अपने आप चेक करके रिफ़िल करा सकते हैं। बॉस का 7 स्पीकर सिस्टम आ रहा है, जो कि दुनिया में सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। स्मार्ट 5 USPs वेन्यू में 6 एयर बैग, DCT ट्रांसमिशन, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, पैडल शिफ्टर, आप पैडल शिफ्टर में गियर हाथों से ही गियर शिफ्ट कर सकते हैं। IMT ट्रांसमिशन, इसमें IMT ट्रांसमिशन में मैनुअल ट्रांसमिशन भी है और उसमें क्लच लेस होता है, ये गियर चेंज करने होते हैं, क्लच लेस आता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर विद AHSS, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत दिया गया है 5 स्टार रेटिंग के साथ। वर्ना की बात करते हैं, ये भी 5 स्टार रेटिंग में आती है।
LCD क्लच फंक्शन है, लॉन्गेस्ट व्हील बेस है, 2670 mm का। हुंडई स्मार्ट सेंस लेवल 2 ADAS है, ADAS लेवल 2 भी आ रहा है जिसमें ऑटो ब्रेक सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे कि आपको गाड़ी सड़क से स्किड करने का या दाएं बाएं जाने का, कोहरे में या अंधेरे में, या किसी को झपकी आ जाती है, कार में सोने का मौका मिल जाता है तो एक्सीडेंट होने का खतरा टल जाता है। ADAS 2 लेवल इस लेवल पर काम करता है। एम्बियंट लाइट डैशबोर्ड और डोर स्क्रीन्स पर खूबसूरती लाने के लिए साइड में लाइट दी गई हैं। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और हीटेड सीट्स, फ्रंट की दोनों सीट पैसेंजर और को पैसेंजर ड्राइवर सीट में वेंटिलेशन दिया गया है AC का, जिससे कि आपकी कमर को और पैरों में पसीना नहीं आता है। सर्दियों में गर्मी का भी इंतज़ाम है। क्रेटा की हम बात करते हैं तो उसमें भी लेवल 2 ADAS सिस्टम आया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर है जिससे कोलिजन होने का खतरा नहीं रहता है आपको। ऑटो ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है उसमें। वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ, पूरी छत खुल जाती है, आप आवाज़ करेंगे छत खुल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड सिस्टम दिया हुआ है, उसमें हैंड ब्रेक में लगाने की ज़रूरत वैसे नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाएंगे तो ब्रेक अपने आप लग जाएगा। 1.5 पेट्रोल टर्बो 7 DCT पेट्रोल इंजन इसमें अवेलेबल है। हुंडई स्मार्ट मोबिलिटी के साथ शेयर मोबिलिटी, कनेक्टेड मोबिलिटी, क्लीन मोबिलिटी, स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। कंपनी हुंडई मेंबरशिप प्रोग्राम के तहत आपको मोबिलिटी कनेक्शन प्रोग्राम में मेंबर बना रही है, जिससे कि आपको ईजियर, हेल्दियर और कन्वीनियंट लाइफ आप जी सकते हैं आराम से। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं चौधरी हुंडई विद्युत रोड बिजनौर से। सर्विस सेंटर भी है यहाँ पर 3 सुविधा उपलब्ध है। सेल्स, सर्विस, स्पेयर्स, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं एक छत के नीचे। ये हमारे कुछ प्रोग्राम अल्काजार की लॉन्चिंग का प्रोग्राम का है। हुंडई वर्ल्ड की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहाँ पर आए हुए सभी श्रोताओगण का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आयोजकों ने, ग्रीन TV चैनल ने जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, उसके लिए भी उनको इस मंच में मौका दिया हमें बोलने का, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। आप ये बताइए कि हुंडई कंपनी हिंदुस्तान में कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1967, वीरेंद्र कुमार सैनी, नजीबाबाद से। नॉट एट ऑल सर, वो शुरुआत में कंपनी हुंडई कोरिया में हुई 1996 में। यस। आ जाइए सर, मंच पे आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी लोगों का यहाँ पर किसान ग्रीन TV किसान चौपाल की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों से जुड़ा हुआ है, कृषक महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जो भी कार्य होता है हम आपके डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था, और इस समय वर्तमान में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है वर्तमान में। जो आप कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में आई हुई हैं, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो हमारे यहाँ जो हमारा कार्य होता है, जो भी हमें बजट आता है, वो सभी कृषि विज्ञान केंद्र का जो है मोदीपुरम, यहाँ से बहुत सी महिलाएं और किसान भी गए होंगे मोदीपुरम किसान मेले में, तो वो उससे मेरा संबंधित है। और सारा जो बजट आता है मेरा, वो मेरठ से आता है। कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य होता है कि किसानों की आय में वृद्धि कितना अधिक से अधिक हो सके, किसानों के खेतों में जो रोग और नियंत्रण लगता है उसको कैसे कंट्रोल में किया जा सके। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र से तीन प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है। पहला प्रशिक्षण दिया जाता है कृषक और कृषक महिलाओं को दिया जाता है। उसका प्रशिक्षण जो है यहाँ पर कैंपस में दिया जाता है, जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। दूसरा प्रशिक्षण हमारा दिया जाता है प्रसार कार्यकर्ताओं को। प्रसार कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, वो 1 दिन के लिए दिया जाता है। फिर एक ग्रामीण युवक एवं युवाओं को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, 21 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो अपने रोजगार को शुरू कर सकती हैं। जैसे कि आपको मशरूम की खेती का आपको प्रशिक्षण लेना है
वो प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आपका अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। आंवले का जैसे प्रिजर्वेशन का है, वो प्रशिक्षण हम कृषि विज्ञान केंद्र पर आपको देते हैं। नवंबर के महीने में आंवला आता है, नवंबर के महीने में दिया जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ डॉक्टर के सिंह है, बीज उत्पादन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में वो प्रशिक्षण देते हैं। तो आप इस तरीके से रोजगार परक जो है आप अपना प्रशिक्षण लेकर और आप अपने घर में रोजगार खोल सके, उसके बारे में कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण दिया जाता है। आप सभी लोग कृषि विज्ञान केंद्र से अधिक जुड़िए और अपने भी जो भी प्रशिक्षण है उसका लीजिए और उसका लाभ आप उठाइए। और कोई जानकारी लेना होगा आप कृषि विज्ञान केंद्र पर आइए और नई नई जानकारी आप प्राप्त करिए। इस समय वर्तमान में भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र का संचालन हो रहा है? मेरा नाम पंकज चौहान है, मैं ग्राम फतेहाबाद से आई हूँ। मैम, इस समय हमारे यहाँ 731 केंद्र हैं, विज्ञान केंद्र हैं। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए। तो चलिए एक अंतिम स्पीच डॉक्टर के सिंह सर, साइंटिस्ट केवी के नगीना से हुई। गन्ने की कीड़े के बारे में बताया, बीमारी के बारे में बताया, दवा भी बता दिया, सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज़ नहीं बताया, हमारा गन्ना बीमार क्यों हुआ, किसी ने नहीं बताया। हमारा गन्ना बीमार क्यों हुआ, किसी ने बताने का कष्ट नहीं किया। और रही बात गन्ना बीमार क्यों हुआ, उसके पीछे कारण है हमारी बुआई का समय। हम गन्ने की बुआई कितने दिन में करते हैं? देखिए, जो किसान गन्ने की बुआई 15 दिन में करते हैं उनके खेत पे बीमारी नहीं आ सकती, मेरी गारंटी है, 15 दिन में। और होता क्या है, सामान्य तरीके से गन्ने की बुआई कैसे होती है? खेत की जुताई किया, रोटावेटर घुमाया, कूड़ फाड़ा, गन्ना काटा, बुआई कर दिया, दबा दिया खेत में, यही तो होता है। इसीलिए गन्ना बीमार हुआ, इसीलिए गन्ना ख़त्म भी हो रहा है, 38 ख़त्म भी हो गया। जो गन्ने की बुआई 15 दिन में करेगा, 15 दिन का मतलब क्या जानते क्या होता है? गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिसके बीज का चयन खेत से होता है, बाकी सारी फसलों का बीज दुकान पे मिल जाता है पैकेट और बोरे में। जैसे मान लीजिए आपको 20 अक्टूबर को बुआई करनी है, मान लीजिए, तो आपको 25 सितंबर या 10 अक्टूबर तक, क्या कहते हैं, 5 अक्टूबर तक बीज का चयन करना है। बीज का जिस खेत से चयन कर रहे हैं, प्रयास से करिए वह खेत कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूरी का हो। भारी काम बता दिया, 15 से 20 किलोमीटर दूरी का खेत हो, केवल इतना ही काम कर देंगे तो 15 किलोमीटर मतलब 15%, 20 किलोमीटर 20% उपज अपने आप बढ़ जाएगी। जिस खेत को आपने चुना है बीज के लिए, उस खेत में आप पानी दीजिए, पानी देने के बाद 5 किलो बीघा यूरिया लगा दीजिए बीज वाले खेत में। उसके साथ ही साथ जिस खेत में बुआई करनी है उस खेत को एक बार टिलर निकाल दीजिए, सूखे खेत को। टिलर निकालने के बाद डीकम्पोजर आता है, पानी लगा दीजिए खेत में, डीकम्पोजर डाल दीजिए। अगले 10 दिन बाद, बुआई के 3 दिन पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए आप। तैयारी करने के बाद 20 तारीख को बोना है तो बीज की कटाई 19 तारीख को हो जानी चाहिए, 20 तारीख को नहीं होनी चाहिए। बीज की कटाई 19 तारीख, एक दिन पहले होनी चाहिए। उसके बाद जैसे लोग बीज की अपना अभी उसके बाद सभी लोगों ने बताया है कि बीज का शोधन करना है, क्या करना है, बीज का 2 टुकड़े काट करके बीज को शोधित करके बीज की बुआई कर दीजिए। बाकी शेष बातें सभी लोगों ने बता दिया है। इतनी बातें किसी ने नहीं बताया होगा, ये थोड़ा सा बताने की ज़रूरत थी। विषय था फसल अवशेष प्रबंधन का। फसल अवशेष प्रबंधन का रही बात, चाहे पराली हो, गन्ने की पत्ती हो, या फसलों का जो भी भाग हम खा लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है वो अवशेष होगा। उस अवशेष को प्रबंधन करने की बात, प्रबंधन करने का मतलब ये है कि उसको मिट्टी में मिला देना है किसी भी तरीके से, चाहे क्या कहते हैं फार्म मशीनरी, कृषि यंत्रों के माध्यम से, या उसको डीकम्पोजर जैसी तकनीकी है उसके माध्यम से उसमें खेत में डीकम्पोज कर देना है। उसका उद्देश्य यह है खेत की ताकत को बढ़ाने का काम करना है। खेत की उर्वरा शक्ति, ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश मात्रा जितना बढ़ेगा, जितना जीवांश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आपके खेत से गन्ने की बीमारियां अपने आप भागती चली जाएंगी। आप में से जिन किसान भाई को पता हो 120 से 125 दिन
कि बासमती की नई प्रजाति बता दे। हाथ उठाइए, बता देंगे। टेकचंद निवासी औरंगाबाद। हाँ। पूसा 1692 में बासमती हाँ। नई प्रजाति है। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो ग्रीन टीवी की आज की किसान चौपाल में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी किसानों का, सभी एक्सपर्ट्स का। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने आपको तमाम जानकारियां दी और बहुत ध्यानपूर्वक आपने उन जानकारियों को सुना। हमारी माताएं बहनें जो किसान यहाँ पर बैठी हैं उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। हमारे सभी प्रगतिशील किसान, तमाम किसान जो अलग अलग गांवों से यहाँ तक पहुँचे, सभी ने पूरी जानकारी को ध्यान से सुना। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की किसान चौपाल में। और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आप जितने भी आज स्पीच हुई हैं उनसे संबंधित किसी विषय पर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर्स हैं, एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। डायरी और पेन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़को एमसी का टोल फ्री नंबर है 1800-309-2815। न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर है 1800-419-0124। सीएट का टोल फ्री नंबर है 1800-221213। और यदि आप हुंडई की गाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो चौधरी हुंडई बिजनौर का जो मोबाइल नंबर है वो है 8392907080। हुंडई की किसी भी गाड़ी के बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, पीछे स्टॉल लगा हुआ है, आप तमाम जानकारियां वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर है 8392907080। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नंबर जो मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ, आप हमसे हमेशा जुड़े रहें, उसके लिए ग्रीन टीवी का मोबाइल नंबर है जिसे आप व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमसे हमेशा जुड़े रह सकते हैं। जब भी आपको फसल में कोई समस्या आए, किसी रोग कीट का प्रकोप आपकी फसल पे हो, फ़ोटो खींचिएगा, ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। नंबर है 8097864300। फिर से बोलूँ, 8097864300। 8097864300। ये ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है। एक हेल्पलाइन की तरह आप इसे अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे इतना ध्यानपूर्वक शांति बख्श तरीके से सुनने के लिए। आज की ग्रीन टीवी की किसान चौपाल में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे कहूँगी कि यदि आपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ जाइए ग्रीन टीवी के साथ, क्योंकि खेती और किसान की बात जहां होती है वो एक प्लेटफॉर्म है और उसका नाम है ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।